अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 132। मैं बाहसियत रसवंती टार्टर गलबा को तमाम हालात बताता रहा। वो सुन रहा था और कह रहा था, मैं समझता हूँ, अब मेरी वादी दुनिया की अहम तरीन छोटी सी ममलिकत कहलाएगी। मैं यही चाहता था कि हमें दूसरों पर बरतरी हासिल हो। पहले फरहाद की दोस्ती कुछ कम ना थी, अब तुम आ रही हो। अब मैं दुश्मनों के दांत खट्टे कर दूंगा। बेशक हम उनसे मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि वो कैसी चालें चल रहे हैं। फिर भी उन्हें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे यहाँ के लोग अगरचे मुहज़्ज़ब दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ताहम आला तालीम के लिए नौजवान लड़के और लड़कियाँ बाहर जाती हैं। खुद सबाता ने यूरोप में रहकर आला तालीम हासिल की है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि घर का भेदी लंका ढाता है। तुम्हारे यहाँ से जो लोग बैरूनी ममालिक जाते हैं और बड़े बड़े डिप्लोमे हासिल करते हैं, उनमें कुछ यकीनन किसी न किसी मुल्क के ज़ेर असर होंगे। वहाँ के हुकाम ने, इंटेलिजेंस वालों ने, खारजा पॉलिसी बनाने वालों ने उन तुलबा और तालिबात में से जाने कितने लोगों को पहले से ही खरीद रखा होगा और अब वो उनके काम आएंगे। तुम दुरुस्त कहती हो। ऐसे लोग हर मुल्क हर कौम में होते हैं, मेरे यहाँ भी हो सकते हैं। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी टेलीपैथी आखिर किस दिन काम आएगी? जिन पर भी शुबा हो, मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा। तुम उनके दिमागों में पहुंचकर सुराग रसानी कर लेना। वो तो करना ही होगा, लेकिन अब तुम्हारा भी आराम और सुकून बर्बाद हो चुका है। तुम्हें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। जब हम पैदा होते हैं तभी से एक आंख सोती है, एक आंख जागती हैं। हमारे यहाँ हर बच्चे को यही तालीम दी जाती है। तुम देखोगे जो दुश्मन सियासी चालों में बड़ी शोहरत रखते हैं वो यहाँ मुंह की खाएंगे। टार्टर गलबा से ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं था। वह रसवंती से राब्ता कायम करके बहुत खुश था, खुद को ताकतवर समझ रहा था। उसका ऐसा समझना गलत भी ना था। उसे हमारे जरिए अहमियत हासिल हो रही थी। तैयारे में 3 घंटे गुजर चुके थे। वहां किसी गड़बड़ का सवाल पैदा नहीं होता था। सोनिया के हाथ में रिवॉल्वर था और रसवंती के पास टेलीपैथ थी। फिर भला कौन उनके खिलाफ कदम उठा सकता था? तमाम मुसाफिर जो पहले सहमे हुए थे वो सोनिया के इत्मीनान दिलाने के बाद मुतमईन हो गई। तैयारा अगवा होने की सूरत में मुसाफिरों के दिलों में जो दहशत पैदा होती है, वो दहशत तो नहीं थी लेकिन परेशानी थी। उनका सफ़र बहुत तवील हो गया था। वो 2 घंटे के अंदर बैंकॉक पहुंचने वाले थे। अब यह तैयारा पहले वादी काफ जाएगा, फिर वहां से वापस बैंकॉक जाएगा या अनकरा पहुंचने के बाद मुख्तलिफ तैयारों के जरिए उन्हें उनकी मंजिलों तक रवाना कर दिया जाएगा। जो कुछ भी हो, उनका सफ़र तकरीबन 24 घंटे तवील हो रहा था। मैंने सोनिया और रसवंती से कहा, अभी वादी काफ पहुंचने में कम से कम 8 घंटे और लगेंगे। उस वक्त तक मैं दूसरी जगह मसरूफ़ रहूंगा। मेरी ज़रूरत हो तो रसवंती मुझे मुखातिब कर लेगी। अब मेरा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर रहना ज़रूरी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मेरी अदम मौजूदगी में कोई गड़बड़ नहीं होगी और हालात खुदा न खास्ता बिगड़े तो उन पर काबू पा लिया जाएगा। मैं बेरोत हाजिर हो गया। अपनी जगह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कद्द आदम आईने के सामने पहुंचा। आईने में मेरे पीछे एक दीवार नजर आ रही थी। दीवार पर एक घड़ी थी। उस घड़ी में 10 बजकर 10 मिनट हुए थे। आईना हमेशा धोखा देता है, उल्टी बात बताता है। घड़ी में 2 बजे हों तो आईने में 10 बजते दिखाई देते हैं। अगर हम बालों में कंघी करते हुए सीधी तरफ से मांग निकालें तो आईने में उल्टी तरफ मांग नजर आती है। इसी तरह आईने के सामने फरहाद खड़ा हो तो आईना उसे क्रिस्टोफर मीकी बनाकर पेश करता है। मैं क्रिस्टोफर मीकी के बेडरूम में क्रिस्टोफर मीकी की हैसियत से मौजूद था। पिछली रात यहाँ अच्छा खासा हंगामा रहा। मैं इस हंगामे के नतीजे में यहाँ पहुँच गया और असली क्रिस्टोफर मीकी दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम इंसानी तारीख के सबसे अहम साइंसी दौर से गुजर रही हैं। इस दौर में जितनी हैरत अंगेज ईजादात हो रही हैं, उनके पेश नज़र रूहानियत की बातें ज़रा मज़का खेज लगती हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं कि रूहानियत का कायल होना पड़ता है। क्रिस्टोफर मीकी ने अपनी मौत से पहले पेशेनगोई की थी कि पिछली रात उस पर भारी है। अगर वह किसी तरह एक रात गुजार लेगा तो फिर उसकी ज़िंदगी तवील होगी, वरना वह किसी औरत के हाथों मारा जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत कौन होगी। मैंने अपनी दानिस्त में लैला सानी को वहां जाने से रोका था। इसके बावजूद वह एक औरत के हाथों मारा गया और वह औरत थी हदीका। मैं क्रिस्टोफर मीकी के आयरन सेफ के पास आया और उसे खोलकर उसकी तलाशी लेने लगा। ज़रूरी कागजात तलाश किए, उसकी डायरी देखी तो मैं उसके मुतल्लिक तमाम अहम मालूमात हासिल कर चुका था और बड़ी कामयाबी से उसका रोल अदा कर सकता था। इसके बावजूद उस आयरन सेफ में ऐसी बेशुमार चीज़ें थीं जिनका मुतालिया करते रहना ज़रूरी था, ताकि कभी कोई छोटी सी भी लग़ज़िश ना हो जाए। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर मिक्की के अंदाज में कहा, यस मिक्की इज़ हियर। दूसरी तरफ से लैला सानी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गहरी सांस ली। दोपहर 2 बजे के बाद उससे मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ था। वो पूछ रही थी, क्या आ जाऊं? मैंने अनजान बनकर पूछा, कौन हो तुम, कहाँ आने की बात कर रही हो? मिस्टर मिक्की, सुना है तुम सिर्फ माहिर नजूमी ही नहीं, क्याफा शनास भी हो। क्या क्याफा शनास सिर्फ चेहरे को पढ़ते हैं, आंखों में झांकते हैं?
क्या उनके लबो लहजे के उतार चढ़ाव को, उनकी आवाज़ को पहचान कर उनका तजिया नहीं करते? इतनी देर से बोल रही हो तो समझ में आ गया तुम सारा आइज़िक हो। दरअसल मैं अपने मामलात में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, इसलिए पहली बार तुम्हारी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्याफ़ा शनास पहली ही मुलाकात में सारी बातों का तज्जिया कर ले। बाय द वे, पिछली रात के वाक़यात ने मुझे बड़ा अपसेट किया है। मैं तफरीह के मूड में हूँ, कितनी देर में आ रही हो? मैं तैयार बैठी हूँ, समझ लो पहुँच गई। मैंने रिसीवर रख दिया, बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर मुलाजिम को आवाज़ देना चाहता था। देखा कॉरिडोर में 2 मर्द और 2 औरतें, यानी 2 मुलाजिम और 2 खादमाएँ मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उठकर टेंशन हो गई। मैं पहले मालूम कर चुका था, जो हबशी मुलाज़िमा थी उसका नाम एडना था। अंग्रेज़ औरत एक तरह से मेरी सेक्रेटरी थी। वह मेरे तमाम मामलात से वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन बंगले में जो लोग आते थे मुलाकात करना चाहते थे। मेरे मशवरे के मुताबिक उन्हें मुलाकात का वक्त नोट करा देती। बाकी 2 मुलाज़िमों को भी मैंने उनके हुलिये से पहचान लिया, उनकी ज़ुबान से पहचान लिया। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, सर नाश्ते का वक्त गुज़र चुका है, क्या खाना लगाया जाए? मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मैं उसके साथ बाहर लंच करूँगा। सबने मुझे हैरानी से देखा। क्रिस्टोफर कभी किसी लड़की को फ्रेंड नहीं कहता था, पहली बार ऐसा हो रहा था। लेडी सेक्रेटरी ने ज़रा मुस्कुराकर पूछा, क्या वो बहुत हसीन है? मैंने खुश्क लहजे में कहा, माइंड योर बिजनेस, शॉफर से कहो गाड़ी तैयार रखे। मैं बेडरूम में वापस आकर लिबास तब्दील करने लगा। इसके बाद मैंने एक बड़े से कागज़ पर सारा आइज़िक का नाम लिखा, जायचा बनाने के लिए चंद खतूत खींचे। मुख्तलिफ खतूत के सिरों पर मुख्तलिफ सितारों के नाम लिखे, फिर सारा के नाम की अदाद लिखे ताकि मालूम हो मैंने उसका जायचा बनाया है और उसके मुतल्लिक अपने इल्म से बड़ी मालूमात हासिल की हैं। वो कागज़ तय करके जेब में रख लिया। उसी वक्त लेडी सेक्रेटरी ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या बात है? जनाब, मैं तस्लीम करती हूँ आपकी मेहमान से ज़्यादा हसीन नहीं हूँ। ये क्या बकवास है? वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आई, मुझे सर से पाँव तक देखा, फिर कहा, आप इस सूट में कितने हैंडसम लग रहे हैं, दिल खिंचा जा रहा है। तुम अहमकाना बातों से बाज नहीं आओगी तो मैं छुट्टी कर दूंगा। जब से तुम्हारे यहाँ मुलाजमत करने आई हूँ मेरे दिल की छुट्टी हो चुकी है। मिस्टर मीकी, मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम यही बकवास करने आई हो? मैं ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी वो मेहमान आ चुकी है, मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया है। मैं जाना चाहता था, उसने रास्ता रोक लिया। फिर गहरी संजीदगी से पूछा, इतना बता दो, मुझसे दूर क्यों भागती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सितारों का इल्म जानता हूँ, क्याफा शनाज हूँ। चूंकि हमारे सितारे नहीं मिलते इसलिए हम नहीं मिल सकते। मैंने उसके दोनों हाथों को अपने शानों पर से झटक दिया, फिर तेजी से चलता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहां पहुंचते ही लैला को देखकर ठिठक गया। हाय, कितनी प्यारी लग रही थी। यूं लग रहा था मैं पहली बार देख रहा हूँ। वह मुझे देखते ही उठकर खड़ी हो गई। खड़े होने में शाखे गुल के लचकने का अंदाज था। उसके स्याह बालों में एक जर्द रंग का फूल यूं खिल रहा था जैसे रात को सूरज निकल आया हो। वह सरापा नाज थी, शायराना अंदाज की हामिल थी, लेकिन उसकी दोनों आस्तीनें खतरे का एहसास दिलाती थीं। वो ख्वाह कितने ही खूबसूरत और बेहतरीन तराशीदा लिबास पहने, लेकिन लिबास की आस्तीनें ज़रूर कलाइयों तक होती थीं, क्योंकि दोनों आस्तीनों में वो खंजर छुपाए रखती थी। उनमें से किसी आस्तीन का खंजर मेरे लिए था और वो आस्तीन वाली बाहें बेरोत में फरहाद को तलाश करने आई थी। इंसानों की इस मोहब्बत भरी दुनिया में बड़ा तजाद होता है। जिन हाथों में हिना की सुर्खी होती है उन्हीं हाथों में लहू का रंग भी छलकता है। उसने एक अदाए नाज से पूछा, यूं कब तक देखते रहोगे? मैंने चौंक कर कहा, कांटे को कांटा और गुलाब को गुलाब ना कहना कम जरफी है। मैं इतराफ़ करता हूँ तुम बेहद हसीन हो। उसने मुस्कुरा कर पूछा, सिर्फ हसीन? हाँ, दूर से इतना ही नजर आ रहा है। मुझे देखने वाले दूर ही से तौबा कर लेती हैं। तिलबैब के सुरागरसां कहते हैं मैं जितनी हसीन हूँ उतनी संगदिल भी हूँ। वह दुरुस्त कहती हैं। अभी मैं तुम्हारा जायचा बना रहा था। जब मैं किसी से मिलता हूँ पहले उसके हालात मालूम कर लेता हूँ, और मालूम करने का बेहतरीन जरिया मेरा इल्म है। दूसरों से मालूम करने में धोखा भी होता है। तुम्हारे इल्म मेरे मुतल्लिक क्या कहता है? यही कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बाहर जा सकता हूँ, फिलहाल खतरा नहीं। गोया मेरी ज़ात से खतरा भी हो सकता है। तुम आम लड़कियों से मुख्तलिफ हो, दोहरी शख्सियत की मालिक हो, अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ। ऐसे तो सभी होती हैं। इंसान का ज़ाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ होता है। लेकिन वो दोहरी ज़िंदगी नहीं गुजारते, यानी सोसाइटी में खुद को किसी और नाम से पेश करते हैं और बातिन में किसी और नाम से मंसूब रहती हैं। वह एकदम से परेशान हो गई, मेरी तरफ गहरी टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए बोली, तुम कहना चाहते हो कि मेरे 2 नाम हैं। मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारे 2 नाम हैं या नहीं? क्या वाकई तुम्हारा मौजूदा नाम तुम्हारे पैदाइशी नाम से मुख्तलिफ है? वो जल्दी से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा नाम यही है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिदा ने मेरा नाम सारा रखा। अपने बाप की निस्बत से सारा अज़क कहलाती हूँ। ताज्जुब है, मैं जायचे में कहीं भी देखता हूँ तो तुम्हारे सितारे के साथ एक और सितारा बराबर चलता नजर आता है। जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारी हमजाद हो, तुम कुछ और हो और तुम्हारी हमजाद कुछ और। ये कहते वक्त मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा, वो अंदर से बहुत परेशान थी। बज़ाहिर खुद को पूरी तरह संभाले हुए थी। मुस्कुराते हुए मेरे करीब चली आई, जैसे दिल के हाथों मजबूर होकर चली आ रही हो। फिर उसने कहा, ऐसे इल्म से बड़ा डर लगता है।
सोचा था तुम्हारे साथ कुछ वक्त हंसते बोलते गुजारूंगी, लेकिन तुमसे तो दूर की दोस्ती ही भली। तुम तो यूं घबरा रही हो जैसे मेरी दुश्मन हो। अगर तुम्हारी दोहरी शख्सियत है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। मुझे मेरी सितारों ने समझाया कि पिछली रात के बाद जो जिंदगी मिले उसे संभल संभल कर गुजारूं, किसी पर एतमाद ना करूं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं तुम पर एतमाद नहीं करूंगा, लेकिन इससे हमारी दोस्ती पर क्या असर पड़ता है। मैं तुम्हें यह समझा दूं कि जासूस अपनी जान हथेली पर रखकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। यकीनन दोहरी जिंदगी गुजारते हैं। बज़ाहिर कुछ होते हैं, बातन में कुछ होते हैं। क्या मेरे सितारे ये नहीं बताते कि मेरे पेशे ने मुझे दोहरी शख्सियत इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। हो सकता है तुम्हारे पेशे ने तुम्हें मजबूर किया हो, मैंने कब इनकार किया है। सितारे अधूरी बातें बताते हैं, बाकी बातें हम अपने अंदाजे के मुताबिक समझ लेते हैं, और वो अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। ए हुस्न मुजस्सम, तुम्हारे सिलसिले में वो गलत हो जाए तो ये बड़ी हसीन गलती होगी। क्या सारी गुफ्तगू इस ड्राइंग रूम में होगी या बाहर भी कोई दुनिया है। बाहर बड़ी खूबसूरत दुनिया है, बेरौत की दुनिया देखो। चलो मैं तुम्हें सैर कराऊं, वैसे भूख भी लग रही है। हम वहां से निकलकर बंगले के बाहर जाने लगे। मैं उसकी सोच पढ़ रहा था, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। इससे होशियार रहना होगा, कमबख्त सितारों का इल्म जानता है। मेरी भी क्या किस्मत है, मैं तेल अबैब में रही और क्रिस्टोफर मिक्की तक पहुंचने के मंसूबे बनाती रही तो हीजल हार्डी का साथ मिला। वो बदरूहों को काबू में करने का अमल जानता था जो बाद में फ्रॉड साबित हुआ। ओ खुदाया, मिस्टर फरहाद पता नहीं क्यों मुझसे राब्ता कायम नहीं कर रही हैं। कुछ तो मेरी रहनुमाई करनी चाहिए। अगर वो मेरे दिमाग में मौजूद होते तो सितारों के इल्म जानने वाले मिक्की के मुतल्लिक मेरी रहनुमाई ज़रूर करते। उन्हें मेरे पास मौजूद रहना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि हमारी मुलाकात कहाँ हो सकती है। इस हद तक सोचने के दौरान वो मेरे साथ चलते हुए बंगले के बाहर आई। बाहर पोर्च में एक बड़ी सी खूबसूरत एयर कंडीशन कार खड़ी हुई थी। शॉफर ने देखते ही पिछली सीट की तरफ बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा। मैंने दूर ही से हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, तुम अपनी स्टीयरिंग सीट संभालो। वो अदब से हमारे सामने झुका, फिर वहां से चलता हुआ स्टीयरिंग सीट की तरफ जाने लगा। मैंने लैला से कहा, इस कमबख्त को यह भी नहीं मालूम कि हुस्न के कदरदान उसकी राह में आंखें बिछाते हैं और दिल के दरवाजे खोलते हैं। मैं तो सिर्फ कार का दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ। इश्क की इब्तदा अक्सर खुशामद से होती है। मैंने आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया, फिर सीने पर हाथ रखकर सर को ज़रा खम किया। वो हंसते हुए बोली, तुम बहुत दिलचस्प हो। कार में बैठने के लिए ज़रा झुकना पड़ता है, ज़रा बल खाना पड़ता है। वो भी बल खा गई। शाखे गुल की तरह लचक कर सीट की नरम आगोश में समा गई। इंकशाफ हुआ कि कार का दरवाज़ा इसी मकसद के लिए मुख्तसर बनाया गया है कि सिनफ़े नाजुक वहां तक पहुंचते पहुंचते शाखे गुल की तरह लचक जाया करें, बल खाया करें या ऐसी अदाएं दिखाया करें कि रगे शायरी फड़क उठे। मैंने दरवाजे को बंद किया, फिर दूसरी तरफ घूमकर पिछली सीट पर उसके बराबर बैठ गया। उसने पूछा, क्या तुम ड्राइव नहीं करते। ज़रूर करता हूँ, लेकिन विंड स्क्रीन के बाहर रास्तों को देखूं या तुम्हें, स्टीयरिंग संभालूं या दिल को। वह हंसने लगी। मैंने शॉफर से कहा, यल्दिज़ लार्ले चलो। वह हैरानी से बोला, ये यल्दिज़ लार्ले क्या शय है। एक खास लुबनानी रेस्तोरान है, भूख जोर की लग रही है, पहले खाएंगे फिर सैर करेंगे। यूं भी सैरो तफरी हो रही थी। रेस्तोरान पहुंचने तक हम बेरौत के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजर रहे थे। दोनों तरफ बुलंदो बाला इमारतें थी। बैरौत में शायद ही कहीं कोई एक मंजिला मकान नजर आए। लोग यहाँ सब कुछ देख सकते हैं, एक मंजिला मकान नहीं देख सकते। यहाँ 10 मंजिला, 15 मंजिला, 22 मंजिला और 40 मंजिला तक इमारतें हैं। ऐसी बुलंद इमारतों के साए में चलने वाले इंसान बिल्कुल नन्हे से खाक में रेंगते हुए कीड़े लगते हैं। ये कैसी अजीब सी बात है कि इंसान इतनी बुलंद इमारतें तामीर करते हैं और उनके आगे खुद हकीर नजर आने लगते हैं। मैंने जिस तरह ख्याल खुआनी के जरिए क्रिस्टोफर मिकी के मुतालिक तकरीबन तमाम मालूमात हासिल की थी, उसी तरह बैरौत के मुतालिक भी बहुत कुछ मालूम किया। लेकिन जिस तरह रेस्तोरां का नाम लिया या जिस जगह को मैं जानता हूँ वहां तक खुद ड्राइव करते हुए नहीं पहुंच सकता। किन रास्तों से गुजरना होता है ये मैं नहीं जानता। मैंने कार ड्राइवर के हवाले कर दी थी। आइंदा भी यही इरादा था। कोई पूछता तो यही कहता कि पिछली रात के वाकयात ने मेरे जहन पर बुरा असर छोड़ा है। मैं कुछ अरसे ड्राइव नहीं करूंगा, आराम करता रहूंगा। कहीं जाना होगा तो पिछली सीट पर आराम से जाऊंगा। लैला ने भी मुझसे यही सवाल किया था। उसे तो मैंने शायराना अंदाज में बहला दिया। हम रेस्तोरां में पहुंच गए। गाड़ी रुकते ही एक बावर्दी दरबान ने हमारे लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। हम बड़ी शान बेनियाजी से उतरकर चलते हुए रेस्तोरां में दाखिल हुए। मेरा ख्याल था यल्दिज़ लार्ले कोई मामूली रेस्तोरां होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ा रेस्तोरां हुआ भी तो कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन वो तो पूरा महल नजर आया। बाद में पता चला यल्दिज़ लार महल ही को कहते हैं। इतने बड़े महलनुमा रेस्तोरां में बहुत कम मेज़ें आबाद नजर आ रही थीं। कुछ संजीदा बावकार शुरफा थे और कुछ रोमानी जोड़े दिखाई देते थे। हम एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। हमारे सामने मेन्यू लाकर रखा गया। मैंने कहा, तुम अपनी पसंद का खाना मंगवाओ। मैं तो मेहमान हूँ, मेज़बान की पसंद चलेगी। नहीं, जो मेहमान पसंद करे। मैं लुबनानी खानों के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती। मैं खुद अनाड़ी था, उन खानों के मुतल्लिक नहीं जानता था, लेकिन भूख लगी थी। ऑर्डर तो देना ही था, लिहाजा मेन्यू के चंद आइटम नोट करा दिए। वेटर चला गया।
हम खाने का इंतजार करते हुए बातें करने लगे। अक्सर बड़े रेस्तोरां और होटलों में जब रोमानी जोड़े आते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिल बैठने और गुफ्तगू करने का मौका दिया जाता है। शायद इसीलिए खाना देर से लाया जाता है। बहरहाल खाना देर से आया, लेकिन ऐसे आया जैसे आसमान से बरस रहा हो। एक साथ 10-10 बैरों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। फिर हमारी मेज़ पर डिशें रखी जाने लगी। मैं हैरानी से गिन रहा था। यूं तो हर खाने के साथ चटनियाँ, मुरब्बे, अचार और सलाद वगैरह होती हैं। इनके अलावा मैंने गिनकर देखे पूरे 40 किस्म के खाने थे। एक मेज़ पर इतने खाने समा नहीं सकते थे, लेकिन वो डिशें इतनी छोटी थीं कि हम ऐसी ही छोटी डिशें अपने यहाँ के पालतू परिंदों के सामने रखते हैं। तमाम डिशें कटोरी नुमा थी, उनमें थोड़ा-थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का खाना रखा हुआ था। लैला सानी हैरानी से देख रही थी, फिर उसने पूछा, "क्या तुमने पूरे मेन्यू का ऑर्डर दिया था?" "नहीं, मैंने तो एक ही आइटम नोट कराया था। दरअसल एक खाने के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जैसे एक दिल के 1000 टुकड़े होते हैं।" वो हँसते हुए बोली, "क्या तुम्हें इन तमाम खानों के नाम मालूम हैं? मैं आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा।" उसने खाना शुरू किया। मैंने सोचा, अगर ये खाने के मुतल्लिक या विरोध के मुतल्लिक ज़्यादा सवालात करेगी और मैं लड़खड़ा जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका जहन दूसरी तरफ भटकाना चाहिए। लिहाजा मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में कहा, "ये मिक्की है तो दुश्मन, लेकिन अपनों जैसा लगता है।" वो खाते खाते चौंक गई। अपनी सोच पर हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं सर झुकाकर खाने में मसरूफ था। वो सोच रही थी, ओ गॉड, ये अपनों जैसा क्यों लगेगा? क्या मैं इससे मुतासिर हो रही हूँ? कमबख्त कैसी मुतासिराना गुफ्तगू करता है। कोई और हो तो इस पर हजार जान से आशिक हो जाए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। वह फिर खाने लगी। इस बार मैंने उसकी सोच में कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उसके अंदर ये तहरीक पैदा हुई कि खाने के दौरान सर उठाकर मुझे देखे और वो देखने लगी। वो फिर हैरानी हुई, खुदाए मुझे क्या हो गया है? मैं बेवजह इसे क्यों देखने लगी? माना कि ये खूबरू है, अच्छी शख्सियत का मालिक है, बातें भी खूब करता है, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक होने के बावजूद ये एक डमी है। क्रिस्टोफर मिकी नहीं है। असली क्रिस्टोफर मिकी तो कोई और है और मुझे उसी क्रिस्टोफर तक पहुंचना है। मैंने उसकी सोच में सवाल पैदा किया, लेकिन मेरा दिल इस डमी की तरफ क्यों खिंचा जा रहा है? वो अपने दिल की बदलती हुई हालत पर परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। क्या औरत इतनी कमज़ोर होती है कि इतनी ट्रेनिंग हासिल करते हुए अपने ज़हन को अपने काबू में रखने के गुर सीखने के बावजूद दिल किसी खूबरू की तरफ माइल होने लगता है? लेकिन ये तो कोई मोहब्बत ना हुई। पहले ईज़ल हार्डी को देखकर मेरा दिल इसी अंदाज में सोचने लगा था और मैं अपने दिल को समझाती थी मेरा आइडियल फरहाद है, लेकिन महबूबाना अंदाज में नहीं। फरहाद को भी उसकी सलाहियतों के बायस पसंद करती थी। मेरी ज़िंदगी में कोई मेरा हीरो बनकर नहीं आएगा। उसने खाने के दौरान चुपके से एक सर्द आह भरी, फिर उसकी सोच ने कहा। लेकिन ईज़ल हार्डी के रुखसत होते ही मेरी काया पलट गई। उसके खत ने मेरी दुनिया ही बदल दी। मैं जाने क्यों अपनी मर्जी के खिलाफ रह रहकर फरहाद के मुतल्लिक सोचने लगती हूँ। कहाँ है वो? वो मुझसे राब्ता कायम क्यों नहीं करता? क्या मैं ऐसी गई गुजरी हूँ? चलो, मैं कुछ ना सही, लेकिन हमारे मकासद तो एक हैं। छापा मारों की मदद करने के लिए, उन्हें मुफ्त हथियार सप्लाई करने के लिए, क्रिस्टोफर मिकी को बेनकाब करने के लिए। उसे चाहिए कि मेरे दिमाग में आए, मेरी रहनुमाई करे। क्या वह मुझसे दूर रहकर अपने आप को पुरस्कार बनाकर मुझे इंतजार के अजाब में मुब्तला करके एक कमज़ोर औरत बनाना चाहता है? मुझे एक कमज़ोर औरत बनाकर उसे क्या मिलेगा? इस बार मैंने उसकी सोच में मस्बत अंदाज में कहा, मैं एक बात भूल रही हूँ। ईज़ल हार्डी के रूप में जब फरहाद मेरे यहाँ मेहमान था तो उसने कहा था वो मुझे आजमाइशों में मुब्तला कर रहा है ताकि मैं कुंदन बन जाऊं। मैं अपने आप को काबू में रखना, अपने ज़हन को कंट्रोल रखना, अपने दिल पर जबर करना सीख जाऊं। शायद इसलिए वो खुद को पुरस्कार बना रहा है और मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। इस सोच के साथ ही उसे एक गोना इत्मीनान हुआ। वो दिल ही दिल में अज़्म करने लगी, वो जैसी भी आजमाइश से गुजारना चाहे मैं गुजरूंगी और कामयाब होकर दिखाऊंगी। मैं सब्र करूंगी और उसका इंतजार करती रहूंगी। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक और सोच पैदा हुई। क्या फरहाद वाकई बेरौत पहुंच गया है? हो सकता है उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो गई हो और आज वो किसी वक्त आए या कल किसी वक्त पहुंचे। फिर वो झुंझलाकर सोचने लगी, मैं क्यों ख्वामखा उसके मुतल्लिक सोचती चली जाती हूँ। उसका यहाँ आना या ना आना कोई ज़रूरी तो नहीं। वो दुनिया के आखिरी सिरे पर रहकर भी ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम कर सकता है। तौबा है, मैं फिर वही सोचती चली जा रही हूँ। एक वेटर ने आकर कहा, मिस्टर मिकी आपका फ़ोन है। मैंने लैला से माजरत चाही, फिर वहाँ से उठकर एक दफ्तरनुमा कमरे में आया। वो कमरा होटल के मैनेजर का था। रिसीवर अलग रखा हुआ था। उसने कहा, मिस्टर मिकी आपका फ़ोन है, बात कीजिए। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मिकी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मिस्टर मिकी, पिछली रात आप खासे परेशान रहे। इसने हमने आपको मज़ीद परेशान नहीं किया। पहले तो हम आपको नई ज़िंदगी पाने की मुबारकबाद देते हैं। अब चूंकि आप तफरी के मूड में हैं, आपके साथ एक हसीन लड़की देखी जा रही है, तो हम सूरत हाल से आगाह कर दें। पिछली रात नामालूम छापा मारों ने हमारे हथियारों के अड्डे पर कामयाब छापा मारा है। हमें हैरानी है कि उस अड्डे का पता उन्हें कैसे मालूम हुआ। मैंने बज़ाहिर परेशान होकर कहा, यह तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या उनमें से कोई हाथ आया? आप हाथ आने की बात कर रहे हैं? हमारे उस अड्डे की निगरानी करने वाले सभी मारे गए।
एक जख्मी बचा था जिसने हमें ये रिपोर्ट दी है। वो एक जीप में आए थे, उनके पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, लिहाजा वो उस बड़ी गाड़ी में तमाम हथियार लोड करके ले जाते। मैंने गुस्से से पूछा, क्या निगरानी करने वाले नशे में थे? नहीं जनाब, हमने सख्ती से ताकीद की है, ड्यूटी के वक्त कोई नशा न करे। जाने ये कैसे हो गया? हमें ये मालूम करना है कि हमारे खुफिया अड्डे की निशानदेही किसने की है। यकीनन हम में से कोई होगा। मैंने ताकीद करते हुए कहा, उसे तलाश करो। मुझे वक्त से पहले परेशान न करो। मैं उस घर के भेदी को अपने सामने देखना चाहता हूँ। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ हमारे आदमी सुराग लगा रहे हैं कि किन लोगों ने पिछली रात छापा मारा था। दूसरी बात, हम अपने दरमियान भी उस गद्दार को तलाश कर रहे हैं। जल्दी वो बेनकाब हो जाएगा और हम उन छापा मारों का भी सुराग लगा लेंगे। मैंने रिसीवर रख दिया। वापस आकर लैला के सामने अपनी कुर्सी पर बैठा तो बज़ाहिर परेशान था। लैला ने पूछा, खैरियत तो है? उन छापामारों के हौसले बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछली रात हमारे खुफिया अड्डे पर छापा मारा है, जिसका पता मेरे चंद मातियतों को है, दूसरा कोई नहीं जानता। ताजुब है, उन छापामारों को कैसे पता चल गया? लैला सानी एकदम से खिल गई। उसके दिमाग ने कहा, यकीनन फरहाद अली तैमूर ने उस खुफिया अड्डे की निशानदेही की होगी। मैंने हैरानी से कहा, ताज्जुब है, मैं अपने नुकसान की बात कर रहा हूँ और तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल गया है। क्या तुम्हारे लिए खुशखबरी है? वो संभल कर बोली, हाँ, खुशखबरी इस तरह है कि जो लोग जोश में आकर अंधाधुंध हमले करते हैं, छापे मारते हैं, वो जल्द ही गिरफ्त में आ जाते हैं। छापा मारों के हौसले बढ़ गए हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मेरा मशवरा है, अपने उस खुफिया अड्डे की निगरानी ज़्यादा ना कराओ। वो दोबारा आएंगे तो पकड़े जाएंगे। मैं औरतों का मशवरा नहीं मानता, ना मानो। अगर वो छापा मार मेरे हाथ लग गए तो मैं उन्हें तुम्हारे हाथ लगने नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई? जब तुम मुझसे ताबून नहीं करोगे, मेरा मशवरा नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारे नुकसान की परवाह क्यों करूं? क्यों तुम्हारे चोरों को गिरफ्तार कराऊं? तुम तो नाराज हो गई। तुम्हारे इसराइली हुकाम बड़ी खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं। यही कहते हैं कि छापा मारों से खौफजदा होकर इसराइल की सरहद पार कर जाती हैं, फरार हो जाती हैं। मैं दावे से कहता हूं कि वो फरार नहीं होते, बल्कि यहाँ हथियार हासिल करने आते हैं। दुनिया को अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाते हैं। लबनान की तरह दूसरे ममालिक में फैलकर मुसलमान मुल्कों की हमदर्दियां हासिल करती हैं। लैला ने कहा, हमदर्दियों की बात ना करो, सिर्फ हथियारों की बात करो। तुम लोगों ने छापा मारों के हौसले बढ़ाए हैं। हमारी हुकूमत के खिलाफ तुम उन्हें हथियार फराहम करते हो। मैंने जरा गुस्से से कहा, यह झूठ है। झूठ और सच जल्द ही सामने आ जाएगा। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ। जानता हूँ कि तुम असली क्रिस्टोफर मिकी को बेनकाब करना चाहोगी। जब वो बेनकाब होगा तो पता चलेगा वो मैं ही हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। मेरी किसी बात से ये जाहिर हुआ कि मैं क्रिस्टोफर मिकी को बेनकाब करना चाहती हूँ? क्या मेरे सितारे बता रही हैं? मैं तुम्हारी हुकूमत की पॉलिसियों को अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हारे ही नहीं। दुनिया के कितने ही मुल्कों के इंटेलिजेंस वाले और इंटरपोल के अफराद इस ताक में रहते हैं कि असली क्रिस्टोफर मिकी तक पहुंच जाएं। तुम्हारी हुकूमत ने तुम्हें बैरूत की सैर करने के लिए नहीं भेजा होगा। यकीनन तुम कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने आई हो, और वो बड़ा कारनामा शायद मुझसे ताल्लुक रखता हो। जब तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ जासूसी करने आई हूं तो मुझे अपने साथ क्यों लाए हो? दोस्ती की इब्तदा मैंने नहीं की, तुमने की है। तुमने पिछली रात मुझे फोन किया था। बात करने से इनकार कर देते? यकीनन इनकार कर देता, लेकिन सारा इज़्ज़त का नाम सुनकर चौंक गया था। जब तुमने ये कहा कि लैला सानी का ताक़ुब करते हुए यहाँ आई हो, तो मैं समझ गया कि मेरे खिलाफ चाल चली जा रही है। लैला सानी का ताक़ुब करने के लिए तुम्हारे यहाँ से कोई मर्द जासूस भी आ सकता था, लेकिन मेरे पीछे हसीन लड़कियों को भेजा जाता है। मैंने सोचा तुम मुझसे दोस्ती करना ही चाहती हो तो एक बार मुलाकात करूंगा और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद करोगी। तुम मुझे यहाँ खाना खिलाने नहीं, सबक सिखाने लाए हो। मैंने एक सर्द आह भरी। उसने पूछा, क्या हुआ? जब तक तुम्हें देखा नहीं था तुम्हें इबरतनाक सबक सिखाना चाहता था। तुम मेरे मुतल्लिक तहकीकात कर सकती हो। मैं आज तक किसी भी लड़की के साथ बाहर नहीं निकला। मेरे दिमाग में हसीन ख्यालात रहे, लेकिन वो ख्यालात मुंतशिर रहे। तुम्हें देखते ही वो मुंतशिर ख्यालात तुम्हारे हसीन सरापे में मुजस्सम हो गए। अगर तुम इसे शायरी ना समझो तो मैं दिल की जुबान से कहता हूँ, आज से तुम्हारे ही सपने देखता रहूंगा, तुम्हें चाहूंगा और तुम्हें चाहता रहूंगा। मिस्टर मीकी, तुम बहक रहे हो, तुम बहका रही हो। मैं वक्फे वक्फे से उसके दिमाग में झांक कर देखता जाता था। वो अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला रही थी। मेरे इज़हार मोहब्बत पर चिढ़ रही थी, लेकिन बज़ाहिर खुशदिली से कह रही थी, मुझे दुश्मन भी समझते हो और मोहब्बत का इजहार भी करते हो। मैं दुश्मन नहीं समझता, तुम समझती हो। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरे मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर दो, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं ही असली क्रिस्टोफर मिकी हूँ। जब तुम मुझ पर एतमाद करने लगोगी तो मेरे दिल की ज़ुबान को अच्छी तरह समझने लगोगी। क्या हमारे सितारे आपस में मिलते हैं? मिलते तो हैं, लेकिन दरमियान में एक सितारा आता है। अगर हम अपने अपने बुर्ज के मुताबिक ऐसे पत्थर अपनी अपनी अंगूठी में पहन लें जो हमें रास आता हो, तो वह दरमियान में आने वाला सितारा टल जाएगा। फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये कहते ही मैं उसकी सोच को पढ़ने लगा। दरमियान में आने वाले सितारे का जिक्र सुनते ही उसका ज़हन फरहाद के नाम से परवाज करने लगा। वो सोच रही थी, क्या मेरे और मिक्की के दरमियान फरहाद का सितारा हायल है? अल्लाह करे वो हायल रहे
और उसे टालने वाला ये मनहूस अभी बैठे बैठे मर जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया, फिर कहा, यूं भी अंगूठी में पत्थर पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तुम खुद ही उस हासिल होने वाले सितारे को दरमियान से हटा दो और दिल की आंखों से मुझे देखो तो मैं वही हूँ जिसे तुम्हारा जहन कबूल करता है। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि बहुत सी बातें लाशऊर में होती हैं और शऊरी तौर पर समझ में नहीं आती। यानी लाशऊरी तौर पर तुम मुझे चाहती हो, लेकिन शऊरी तौर पर शायद किसी हायल होने वाले सितारे के मुतालिक सोचती रहती हो। क्या यह दुरुस्त है? क्या तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई आइडियल रहा है? उसने नैपकिन से मुंह पहुंचते हुए कहा, खाना खत्म हो चुका है, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात को टाल रही हो। हरगिज नहीं। इतना समझ लो, अगर किसी लड़की के दिमाग में कोई आइडियल रहता भी है तो वो उसे सारी दुनिया से छुपा कर रखती है। वैसे तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है, ना मेरा कोई आइडियल है और ना रहेगा। मैं इन फजूलियात में वक्त ज़ाय नहीं करती। मैं बिल अदा करने लगा। इस दौरान उसके दिमाग में भी झांकता रहा। वो सोच रही थी, इस तरह काम नहीं बनेगा, ये मुलाकात बेमकसद रहेगी। इसके मुतल्लिक तहकीकात शुरू करने के लिए नए सिरे से कोई मंसूबा बनाना होगा। जब हम रेस्तोरां से निकल कर जाने लगे तो उसने पूछा, क्या तुम वाकई मेरे मामले में संजीदा हो? अगर मामले से मुराद मोहब्बत है तो बेशक इस कदर संजीदा हूं कि तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। तो फिर अपनी हकीकत मेरे सामने उगल दो। क्या मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो? यही समझ लो। समझने से तो बात नहीं बनती। तुम मुझे यकीन दिलाओ कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी, बल्कि साफ साफ कह दो कि शादी करोगी तो मैं। वो रेस्तोरां से बाहर आकर रुक गई, मेरी तरफ देखकर बोली, तुम कहते कहते क्यों रुक गए? क्या तुम ये नहीं कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं तो अपनी हकीकत मेरे सामने उगल दोगे? यही समझ लो। क्या मैं खुद को बेनकाब कर दूं तो तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी? उसने चंद लम्हों तक मुझे सोचती हुई निगाहों से देखा, फिर कहा, एक शर्त पर। वो ये कि जब हकीकत उगल दोगे और अपने मुतल्लिक तमाम तफसीलात सबूत मेरे हवाले कर दोगे तो मैं यहाँ से इसराइल जाऊंगी, फिर वहां से इस्तीफा देकर तुम्हारे पास वापस चली आऊंगी। उस वक्त तक हमारे दरमियान मोहब्बत तो रहेगी, लेकिन बेतकल्लुफी नहीं रहेगी। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, तुम मुझे बच्चा समझ रही हो। मैं अपने तमाम राज फाश कर दूं, तमाम कमजोरियां तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम मुझे दुनिया वालों के सामने बेनकाब कर दो, मेरी शोहरत और इज्जत को खाक में मिला दो, और मैं इसी इंतजार में रहूं कि तुम कब इस्तीफा देकर इसराइल से वापस आ रही हो। काश तुम एक खिलौना होती और मैं एक बच्चा होता तो मैं बहल जाता। मैं भी कोई नादान बच्ची नहीं हूं कि तुम्हारी बातों में आकर पहले शादी कर लूं, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं और तुम मुझे ये कहकर टाल दो कि तुम्हारी हकीकत यही है जो मेरे सामने है। तुम ही असल क्रिस्टोफर मीकी हो, कोई दूसरा तुम्हारी पुश्तपनाही नहीं कर रहा है। मिस्टर मीकी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो पहले मोहब्बत करने वालों की हिस्ट्री पढ़ो। तुम्हें पता चलेगा कि हुस्न के आगे सिपाही अपनी तलवार छोड़ देता है, बादशाह अपना ताज उसके कदमों में रख देता है। इश्क करने वाले कोई शर्त नहीं मनवाते। तुम्हें इश्क है तो मेरे पास आओगे, मैं जा रही हूँ। मेरी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना, मैं चली आऊंगी। वो जाने लगी। मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम मेरे साथ आओगी, मैं तुम्हें होटल तक पहुंचा दूंगा। वो पलट कर बोली, शुक्रिया, मैं अपना रास्ता खूब जानती हूँ। उसी वक्त एक टैक्सी करीब से गुजर रही थी। उसने हाथ उठाकर उसे रोका, फिर पिछली सीट पर बैठकर मेरे देखते ही देखते मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन मैं उसके करीब था, उसके दिमाग में था। वो सोच रही थी, कमबख्त मेरा आशिक बन गया है। पहली मुलाकात में इस कदर दीवाना हो चुका है कि शादी की पेशकश कर रहा है। यकीनन दूसरी तीसरी मुलाकात में अपनी हकीकत उगल देगा। मैं इंतजार करूंगी, वो मेरे पास जरूर खिंचा चलाएगा। मैंने सोचा, अच्छी बात है, अभी तो जाओ, बाद में देखा जाएगा। मेरी दूसरी मसरूफियात भी हैं। मैं अपनी कार में बैठकर बंगले की तरफ जाने लगा। रास्ते में ख्याल ख्वानी करता रहा। बुजुर्ग जलीलुल कदर के दिमाग में यह ख्याल उभरा कि पिछली रात मुजाहिदीन को जो कामयाबी हासिल हुई है वो दुश्मनों को बुरी तरह खटक रही होगी। उनके जासूस हमारे इलाकों में घूम रहे होंगे और मालूम करना चाहते होंगे कि किन लोगों ने पिछली रात छापा मारा था। बुजुर्ग की अपनी सोच ने कहा, हम सब होशियार हैं, इस अमल के रद्द अमल को खूब समझते हैं। दुश्मन सुकून से नहीं बैठेंगे, हमारी तरफ आ रहे होंगे या आ चुके होंगे, हम उनसे निमट लेंगे। मैं बंगले में पहुंचा तो लेडी सेक्रेटरी ने कहा, अभी 10 मिनट पहले सीएम की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। सीएम दरअसल क्रिस्टोफर मीकी का मुखफ़फ़ था। असली क्रिस्टोफर मीकी खुद को सीएम कहता था। मैंने जल्दी से पूछा, पैगाम क्या है? टेलीफोन पर पैगाम देने वाले ने कहा कि मजीद 15 मिनट के बाद सीएम राब्ता कायम करेंगे, लिहाजा तुम जहां भी हो इतला दी जाए। मैं भला इतला कैसे देती? तुम उस लड़की के साथ कहाँ गए हो ये तुमने बताया नहीं था। आ गए हो तो अब 15 मिनट रह गई हैं, शायद तुम्हारे सीएम का फ़ोन आए। मैंने बेडरूम में आके दरवाजे और खिड़कियों को अंदर से बंद कर दिया। उस सेक्रेटरी ने एक बार मुझसे पहले वाले क्रिस्टोफर मीकी से पूछा था, सीएम कौन है? इस पर क्रिस्टोफर मीकी ने उसे झिड़क दिया था और ताकीद की थी, आइंदा वो किसी भी बात को खरीदने की कोशिश ना करे। इसीलिए मैंने खिड़कियों और दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया। फिर मैंने आयरन सेफ को खोलकर एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसे लेकर एक इजी चेयर पर बैठ गया। पैगाम के मुताबिक ठीक 15 मिनट बाद, यानी मेरे वहां पहुंचने के 15 मिनट बाद, ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल होने लगा। मैंने उसे ऑपरेट किया, फिर दोनों तरफ से कोड वर्ड्स का तबादला होने लगा। इसके बाद आवाज़ आई,
मिस्टर मिकी, बॉस सीएम आपसे मुखातिब हो रही हैं। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से असली क्रिस्टोफर मिकी की आवाज़ सुनाई दी। वो क्रिस्टोफर मिकी जिसे तलाश करने के लिए इंटरपोल के ज़हीन तरीन अफराद सरगर्दा थे। कितने ही ममालिक के इंटेलिजेंस वाले भी उसे तलाश करते रहते हैं। उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते थे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ तलाश करना चाहते थे जिसके ज़रिए उसका सुराग लगाया जा सके। और आज मेरे कानों तक असली क्रिस्टोफर मिकी की आवाज़ पहुंच रही थी। मेरे लिए आवाज़ ही काफ़ी थी। उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर पलक झपकते ही परवाज़ करता हुआ उसके दिमाग में पहुंच सकता था। लेकिन मैंने ख्याल खुआनी की परवाज़ नहीं की, क्योंकि मैं उसी वक्त ट्रांसमीटर के जरिए ब्लैक शैडो की आवाज़ सुन रहा था। वो ब्लैक शैडो की आवाज़ थी, जिसका साया था लेकिन जिसका वजूद नहीं था। वो कौन था, वो क्या था? मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। उस कम वक्त तक पहुंचने के लिए मैंने सज्जाद को उसकी कैद में रहने दिया, ताकि उसके जरिए कोई सुराग लगा सकूं। अभी सुराग लगने में देर थी। फिलहाल सब्र करते हुए ट्रांसमीटर के जरिए उसकी आवाज़ सुनने लगा। वो कह रहा था, मिस्टर मिकी, पिछली रात की रिपोर्ट मिल चुकी है। मैं तुम्हें नई जिंदगी की मुबारकबाद देता हूँ। वाकई तुम इल्म नजूम में महारत रखते हो। जो पेशन गोई करते हो वह दुरुस्त साबित होती है। सारा आइज़िक के मुतल्लिक कुछ बताओ। वो आपको बेनकाब करने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है। उसका क्या करोगे? करना क्या है? जब मैं आपके मुतल्लिक कुछ जानता ही नहीं तो वो मेरे जरिए आपको कैसे बेनकाब करेगी? और जब नहीं कर सकेगी तो ऐसी सीक्रेट एजेंट लड़कियां हमारे सामने ना होने के बराबर होती हैं। मैं बारहा समझा चुका हूं, किसी मामूली सी बात को भी नज़रअंदाज ना करो। उसे अहमियत दो ताकि वो छोटी सी बात आगे बढ़कर दर्द सर ना बन जाए। मैंने सारा आइजिक का जायचा तैयार किया है। वो यहाँ से नाकाम वापस जाएगी। वेरी गुड। मुझे तुम्हारी पेशन गोई पर एतमाद है। अब काम की बात सुनो। सबसे पहली बात यह कि गोल्डन रैकेट का 7वां गोल्डमैन विलियम ब्रोक बेरौत पहुंच रहा है। आज शाम 7 बजे वहां के किसी बड़े होटल में क्याम करेगा। गोल्डन रैकेट की पूरी फाइल तुम्हारे पास मौजूद है। क्या तुम उसे ब्लैकमेल कर लोगे? सर, ये कोई पूछने की बात है? आखिर आपने मुझे क्रिस्टोफर मिकी क्यों बना रखा है? सिर्फ इतना बता दीजिए उससे कितनी रकम वसूल की जाए। ये गोल्डमैन दुनिया भर में मुअज़्ज़ज़ समझे जाते हैं। ये जिस मुल्क में पहुंचते हैं, इनके पहुंचने से पहले नशावर दवाओं की एक बड़ी खीप वहां पहुंच जाती है। करोड़ों का बिजनेस होता है। तुम कम अज कम 10 लाख डॉलर का मुतालबा कर सकते हो। सिर्फ मुतालबा नहीं करूंगा, वसूल भी करूंगा। और कोई हुक्म? एक बहुत बड़ी इतला है। नेपाल से प्रवास करने वाले एक तैयारी को रसवंती ने अगवा किया है। कल सुबह होने तक वादी काफ के अतराफ खतरनाक तरीन अफराद का मेला लगने वाला है। क्या उसे अगवा किए जाने वाले तैयारे में कीमती सामान स्मगल हो रहा है? रसवंती बजाते खुद कीमती हो गई है। उसकी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं। इसके अलावा उसका बेटा पारस भी साथ है। उन दोनों को हासिल करने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी खतरनाक तंजीमें अपना अपना जोर लगा रही हैं। सब उधर का रुख कर रही हैं। क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 अनकरा में है। वो थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर में प्रवास करता हुआ वादी काफ के इलाके में जाएगा। अगरचे वहां किसी तैयार या हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती, उस इलाके में बगैर इजाज़त सड़क के रास्ते से भी दाखिल नहीं हो सकता। ताहम मिकी नंबर 2 की जहानत से तवक्को की जाती है कि वो ज़रूर टाटर गलबा से दोस्ताना राब्ता कायम करेगा और हेलीकॉप्टर को वहां उतार लेगा। मैंने कहा, मैं समझ गया। मैं यहाँ अनकरा से करीब हूँ, लिहाजा CM2 से राब्ता कायम करता हूँ। जब भी उसे मेरी या मेरे आदमी की ज़रूरत पेश आए तो मैं उसे भरपूर ताउन करूँ। बेशक मैं यही चाहता हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा चाहता हूँ। अपने ज़हीन तरीन अफराद को फ़ौरन अनकरा रवाना कर दो। CM2 प्लानिंग करेगा कि किस तरह खुश्की के रास्ते अपने आदमियों को ले जाना चाहिए, और ये मालूमात भी हासिल करेगा कि दूसरी खतरनाक तंजीमें और दूसरे ममालिक किस अंदाज में टाटर गलबा से राब्ता कायम करते हैं या उस वादी में दाखिल होते हैं। हमें भी वही तरीका या उससे बेहतर तरीका इख्तियार करना होगा। जहां तक अपना अपना तरीका इख्तियार करने का ताल्लुक है तो ये एक ताश का खेल है। हमारे मुखालिफ खिलाड़ियों के हाथों में कौन कौन से अहम पत्ते हैं, वो टाटर गलबा को किस तरह अपने दबाव में लेंगे, हम नहीं जानते। मैं तो सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा तुरप का पत्ता है जिसके जरिए हम टाटर गलबा को मजबूर कर दें। एक बहुत ही अहम पत्ता है। सिर्फ टाटर गलबा ही नहीं, बल्कि रसवंती और फरहाद के तमाम साथी हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, फिर तो जीत हमारी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो तुरप का पत्ता क्या है? दूसरी तरफ से ब्लैक शैडो ने बड़े फख्र से कहा, सोनिया, रसवंती, मरजाना, आला बीबी, उन सबकी जिंदगियों का अहम सतून फरहाद अली तैमूर मेरे कब्जे में है, मेरी कैद में है। ब्लैक शैडो ने हमारे सामने खुद को किस तरह पुरस्कार बना रखा था, हम समझ नहीं पा रहे थे वो क्या चीज़ है। साया है, वजूद नहीं है। हमारी ख्याल खौनी उसके सामने नाकाम क्यों हो जाती है? हम कुछ समझ नहीं सकते थे, इसके बावजूद वो भी समझ नहीं सकता था कि हम क्या चालें चल रहे हैं। सज्जाद को अपनी कैद में रखकर बड़ी खुशफहमी में मुब्तला था। उसे फरहाद समझकर फरहाद अली तैमूर से ही बातें कर रहा था। मैंने खुशी जाहिर करते हुए पूछा, क्या वाकई फरहाद आपकी कैद में है? हाँ, CM2 टाटर गलबा से इसी बुनियाद पर राब्ता कायम करेगा, और हमें यकीन है सिर्फ टाटर गलबा ही नहीं, रसवंती भी हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगी। किसी को वादी काफ में आने की इजाज़त मिले या ना मिले, हमें ज़रूर मिलेगी। ब्लैक शैडो की बातों से और उसके मंसूबों से पता चल रहा था कि वो सिर्फ पुरस्कार बनना नहीं जानता, बल्कि गहरी चालें चलना भी जानता है। उसने अपनी दानिश्त में बड़ा ज़बरदस्त तुरप का पत्ता रखा था। मेरे तमाम साथियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था।
उसके दावे के मुताबिक जब टार्टर गलबा को ये मालूम होता कि उसके होने वाला दामाद ब्लैक शैडो के रहमो करम पर है, तो वह फौरन उसके आदमियों को वादी काफ में आने की इजाज़त दे सकता था। इस तरह जहां तमाम खतरनाक तंजीमें और बड़े ममालिक उस वादी में दाखिल होने के सिलसिले में नाकाम रहते, वहां ब्लैक शैडो कामयाब हो जाता और ये उसकी सबसे बड़ी जीत होती। उससे ज़रूरी गुफ्तगू करने के बाद राब्ता ख़त्म हो गया। उसके मुतल्लिक ज़्यादा सोचना फजूल था। अभी हम उसके असरार को नहीं पा सकते थे और हमें इतनी फुर्सत भी नहीं थी। सबसे पहले रसवंती और दोनों बच्चों को बाहिफाजत वादी काफ में पहुंचाना था। उसके बाद ही ब्लैक शैडो की तरफ तवज्जो दी जा सकती थी। मैंने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। अब मुझे CM2 से राब्ता कायम करना था, जो अनकरा में था। शायद अब तक हेलीकॉप्टर में बैठकर कोहे काफ की तरफ रवाना हो चुका होगा, लेकिन ट्रांसमीटर के जरिए उसके खास मातियत से गुफ्तगू हो सकती थी। उसका कोड वर्ड और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए मुझे वहां से उठकर पहले आयरन सेफ की तरफ जाना था और डायरी खोलकर वो बातें जहन नशीन करना थी। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी जगह से उठता, मुझे अपने पीछे एक गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी। अपनी जगह से हरकत ना करना, तुम्हारी खोपड़ी से खिलौना नहीं, रिवॉल्वर की नाल लगी हुई है। मैंने एक गहरी सांस ली। वो लैला सानी की आवाज़ थी। कम वक्त जाने कैसे मुकफ्फल बेडरूम के अंदर पहुंच गई थी। मैं उसके दिमाग में झांक कर मालूम कर सकता था, लेकिन मैंने सवाल किया, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो बोली, तिल अबैब में मुझे एक शख्स मिला था। उसके पास बदरूहों को काबू में करने का अमल था। वो मेरा दोस्त बन गया। कभी कभी मुझे बदरू बनाकर बंद दरवाजों के पार भेज देता है। अब देख लो, मैं इस बंद दरवाजे से गुजर कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। बातें न बनाओ, मेरी हैरानी दूर करो। तुम यहाँ कैसे पहुंची? जब मैं तुमसे मुलाकात करने यहाँ आई थी तो तुम्हारी सक्ची ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया था। मैंने उस वक्त ड्राइंग रूम की एक खिड़की की चिटखनी हटा दी थी ताकि बाद में खिड़की के रास्ते दाखिल हो सकूं। तुम्हारे साथ रेस्तोरां से बाहर आने के बाद मैं टैक्सी में बैठकर सीधी उधर चली आई। बंगले के पिछले हिस्से से अहाते में दाखिल हुई, फिर सुनगुन लेती रही। तुम्हारे मुलाजिम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? जब मुझे यकीन हो गया कि ड्राइंग रूम में कोई नहीं है, तो मैं उसी खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गई। बेडरूम का ये दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है, यानी अंदर से लॉक करने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता बाहर से खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती है। मैं हेयरपिन की मदद से ऐसे मामूली दरवाजे खोल लिया करती हूँ। अंदर आकर मैंने फिर इसे लॉक कर दिया। तुम्हारे बेडरूम की तलाशी लेना चाहती थी, यहाँ से अहम दस्तावेजात हासिल करना चाहती थी। उसी वक्त मुझे पता चला तुम यहाँ आ गए हो, लिहाजा मैं पलंग के नीचे छुप गई। अब कोई हैरानी तो नहीं रही? मैंने कायल होकर कहा, तुम वाकई कामयाब सीक्रेट एजेंट हो। बड़ी तेज़ रफ्तारी से मामलात की तह तक पहुंचना चाहती हो। चाहती हो का मतलब क्या हुआ? क्या मैं पहुंचने में नाकाम रही हूँ? वो आयरन सेफ खोल रहे थे तो मैंने पलंग के नीचे से देख लिया। वहाँ इतना सारा मवाद है जो तुम्हारे खिलाफ बहुत काम आएगा। उसकी बातों के दौरान मैंने उसके दिमाग में झांक कर मालूम कर लिया था कि वो गोली चलाने की हमाकत नहीं करेगी। अव्वल तो ये कि वह फायरिंग के जरिए मेरे मुलाजमों को या आसपास के बंगले वालों को मुतवज्जा करना नहीं चाहती थी। बड़े इत्मीनान से मेरे आयरन सेफ की तलाशी लेकर तमाम अहम दस्तावेजात और तमाम अहम चीज़ें अपने कब्जे में करना चाहती थी। मैंने पूछा, सारा, तुमने अभी ट्रांसमीटर पर होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनी है? हाँ, सुनी है। तुम्हें यह मालूम हो चुका है कि मैं भी असली क्रिस्टोफर मीकी को नहीं जानता। वो ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू करता है। हमारा राब्ता इसी हद तक है। मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, सिर्फ आवाज़ सुनता हूँ। खुद को मासूम और पारसा जाहिर न करो। ख्वाह आवाज़ सुनो या शक्ल देखो, मैं तो कामयाबी के आखिरी मुकाम पर हूँ। तुम्हारे खिलाफ ढेर सारे सबूत हासिल करने वाली हूँ। लिहाजा चुपचाप उठकर खड़े हो जाओ। कोई चालाकी न दिखाना, वरना गोली चला दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? फिलहाल तुम्हें टॉयलेट में बंद करके इत्मीनान से कमरे की तलाशी लेना चाहती हूँ। अभी मैंने कहा था तुम बहुत कामयाब सीक्रेट एजेंट हो। अब मैं अपनी राय बदल रहा हूँ। तुम बिल्कुल गधी हो। मुंह संभाल कर बातें करो, वरना गोली मार दूंगी। तुम कैसी सीक्रेट एजेंट हो? सिर्फ मेरे कमरे से दस्तावेजात और कुछ जरूरी चीजें समेट कर ले जाना चाहती हो। ये नहीं देखना चाहती कि मैं क्रिस्टोफर मीकी नंबर 2 से राब्ता कायम करके क्या बातें करने वाला हूँ। रसवंती के सिलसिले में तुम्हारी हुकूमत को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। वह तुम्हारी हुकूमत के हाथ से निकली हुई चीज है। अगर तुम मेरे जरिए उसे और पारस को हासिल कर सको तो ये तुम्हारी दानिशमंदी होगी। मुझे नादान बच्ची समझकर चारा डाल रहे हो। मैं अपने मामला तुमसे ज्यादा समझती हूँ। अलबत्ता तुम्हारी ये बात पसंद आई कि मुझे क्रिस्टोफर मीकी नंबर 2 से होने वाली गुफ्तगू भी सुननी चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कि एक क्रिस्टोफर मीकी दूसरे क्रिस्टोफर मीकी से किस तरह राब्ता कायम करता है। चलो ट्रांसमीटर को ऑपरेट करो। मैं इसी तरह रिवॉल्वर लिए तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। मैं राब्ता कायम नहीं कर सकता। मुझे CM2 के कोड वर्ड्स और उसकी फ्रीक्वेंसी याद नहीं है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। तुम कैसे भूल सकते हो? ऐसे कि मैं क्रिस्टोफर मीकी नहीं हूँ, एक बहरूपिया हूँ। क्या मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? यकीन आ जाएगा। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। दिली जज्बात से मजबूर होकर फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने बेरोत में एक अरसा रहकर क्रिस्टोफर मिकी के हरकतों सकनात पर गहरी नज़र रखी। उसके मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल करता रहा। यहाँ सोकुल गरब के इलाके में जो मुसलमानों की बस्ती है, वहाँ के मुजाहिदीन इस बात के गवाह हैं कि मैं क्रिस्टोफर मिकी के मेकअप में आया हूँ। और जो पहले क्रिस्टोफर मिकी था वो अपनी पेशन गोई के मुताबिक पिछली रात एक औरत के हाथों मारा गया है। वो खुश्क लहजे में बोली, कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं अमली ज़िंदगी गुजारती हूँ, कहानियों से दिलचस्पी नहीं रखती। दास्तान सच्ची हो तो आप दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जब तुम जानते हो कि मैं यहूदियों और मुसलमानों की दुश्मन हूँ,
तो अपनी असलियत मुझे क्यों बता रहे हो? क्या मेरी हमदर्दी हासिल कर लोगे? सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक तुमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि तुम मुझसे हमदर्दी करने लगोगी। ये मेरे और तुम्हारे सितारे बताती हैं। वह झुंझलाकर बोली, मैं तुम्हारे सितारों को भी गोली मार दूंगी। आसमान पर सितारे बहुत हैं और रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। तुम मेरे और अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। मुझे यहाँ से उठकर आयरन सेफ से वो डायरी निकालने दो। तुम इसी तरह बैठे रहो, बताओ कौन सी डायरी है? उस पर सन 1970 लिखा हुआ है। वह मोहतात अंदाज में उल्टे कदमों पीछे हटते हुए आयरन सेफ की तरफ जाने लगी। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी हरकतों को समझ रहा था। उसने करीब पहुंचकर एक हाथ बढ़ाते हुए एक डायरी उठाई। वो सन 1970 की थी। उसे लेकर मेरे पास आई। फिर एक हाथ बढ़ाकर वो डायरी देते हुए बोली, फौरन CM2 से राब्ता कायम करो। मैंने डायरी खोली, उसके कोड वर्ड्स देखे, फ्रीक्वेंसी मालूम की, फिर ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने लगा। थोड़ी देर बाद ही राब्ता कायम हो गया। कोड वर्ड्स का तबादला हुआ। फिर पता चला दूसरी तरफ से क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 का खास मातियत बोल रहा है। वो कह रहा था मिस्टर मिकी मौजूद नहीं है, वो यहाँ से हेलीकॉप्टर में रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ से जितनी देर तक वो बोलता रहा उतनी देर मैंने टार्टर गलबा के दिमाग में छलांग लगाई और रसवंती बनकर कहा, एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच रहा है। उसके मुसाफिर किसी भी बहाने उतरना चाहें या फरहाद के मुत्तल्लिक कोई उल्टी सीधी बातें करें तो यकीन ना करना, वह जबरन उतरना चाहें तो हेलीकॉप्टर तबाह कर देना। टार्टर गलबा ने कहा, अब से आध घंटा पहले एक हेलीकॉप्टर आया था, वो यहाँ उतरना चाहता था, हमने इनकार कर दिया। वो इल्तिजाएं करने लगा कि ईंधन खत्म हो रहा है, अगर ना उतारा गया तो आगे जाकर तबाह कर दिया जाएगा। हमने यहाँ से मुसलसल फायरिंग की, ये जता दिया कि ईंधन खत्म हो या ना हो उसे उतरने की इजाजत नहीं मिलेगी। आखिर वह चला गया। दूसरे को भी आने दो, हम उससे निमट लेंगे। मैं उससे मुतमईन होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हुआ तो सामने रखे हुए ट्रांसमीटर से आवाज आ रही थी, हेलो हेलो मिस्टर CM, क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए? जवाब दीजिए। पीछे से लैला सानी ने रिवॉल्वर से मेरी खोपड़ी को एक ठोका लगाया। इशारे से कहा मैं ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू जारी रखूं। मैंने कहा, मैं कुछ और सोच रहा था, इसलिए तुम्हारी बातों का जवाब न दे सका। बहरहाल CM2 वापस आए तो उसे कह देना मेरे आदमी अनकरा पहुंच जाएंगे। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जैसी भी इमदाद चाहे, वह मुझसे हासिल कर सकते हैं। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। जैसे ही ट्रांसमीटर को ऑफ किया, लल्ला सानी ने पूछा, क्या बातें करते करते सो गए थे? रात को नींद पूरी ना हो सकी। अभी अचानक ही गनूदगी छा गई थी। बहरहाल तुम ये बताओ, क्या मुझे पाकिस्तानी दोस्त तस्लीम करती हो? फिलहाल तो मैं तुम्हें बेदस्तोपा बनाकर यहाँ से अपने मतलब की चीज़ें ले जाऊंगी। अगर तुम पाकिस्तानी हो तो मेरी सरकत पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी करूंगी वो क्रिस्टोफर मिकी के खिलाफ करूंगी। और अगर तुम पाकिस्तानी साबित हुए भी तो मुझे तुमसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं एक यहूदी लड़की हूँ, मेरा नाम सारा आइजिक है, और मैं तुम्हारे जैसे पाकिस्तानियों की भी दुश्मन हूँ। ये कहते ही वो मेरे सर पर रिवॉल्वर से एक शदीद ज़रब लगाना चाहती थी ताकि मुझे बेहोश कर दे और गोली चलाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे उसने ज़रब लगाना चाही, मैं ज़रा हट गया। वैसे ख्याल खुआनी के जरिए उसका निशाना बहका सकता था, इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। मैंने गर्दन ज़रा टेढ़ी की, उसका निशाना बहका। वो हमला करने की झोंक में सामने की तरफ झुक गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो पीछे से मुझ पर लद गई। मैंने पूछा, अरे ये क्या कर रही हो? मारना चाहती हो तो दूर से गोली मारो, सवार क्यों हो रही हो? वो हाथ छुड़ाना चाहती थी, मैं उससे रिवॉल्वर छुड़ाना चाहता था। वो सिनफे नाजुक थी, मगर लड़ने मरने के मामले में नाजुक नहीं थी। उसने अच्छी खासी तरबियत हासिल की थी। मेरी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ा लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं उसे झुंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। उसके दिमाग में ये सोच पैदा कर रहा था कि वो मेरे पीछे से आकर आगे की तरफ झुकी हुई है तो फौरन ही आगे की तरफ कलाबाजी खाकर सामने मेज पर जाए और वहीं से पलटकर मेरे मुंह पर ठोकर मारे। उसने इसी सोच के मुताबिक अमल किया। जैसे ही वो कलाबाजी खाकर सामने रखी हुई सेंटर टेबल पर गई, उसी वक्त मैंने चंद लम्हों के लिए उसे जहनी तौर पर गाफिल बना दिया। उसी लम्हे हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया। वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक पलटकर मेरे मुंह पर ठोकर मारना चाहती थी, लेकिन मैं वहां नहीं था। वो अपनी उल्टी किक के साथ कुर्सी पर आई, फिर कुर्सी के साथ फर्श पर पहुंच गई। वैसे बड़ी फुर्तीली थी। फौरन ही उछलकर खड़ी हो गई। मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखा तो हैरान रह गई। तब उसे ख्याल आया कि कलाबाजी खाने के दौरान उसका सर जरा चकरा गया था। ये ऐसी कोई बात हो गई थी कि वह अपने दिमाग को काबू में नहीं रख सकी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो उसे टेलीपैथी का नतीजा समझे, इसलिए मैंने उसे रिवॉल्वर की जद पर रखते हुए कहा, दानिशमंदों का कॉल है कि जोश में रहो या होश में रहो, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तुम अभी नादान हो, अभी मैदान अमल में आई हो। रफ्ता रफ्ता तुम्हें अकल आएगी। मैदान अमल हो या शतरंज की बिसात, हर जगह होश की जरूरत पड़ती है। होशमंदी के बगैर इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। वो अचानक पंजों के बाल आहिस्ता आहिस्ता उछलने लगी। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था, इसलिए वो जहां थी वहीं उछल रही थी। यह फ्लाइंग गार्ड का अंदाज था। जिस तरह दो पहलवान एक दूसरे पर हमला करने के लिए पैंतरा जरूर बदलती हैं, इसी तरह फिजा में उछलकर कलाबाजियां खाने के लिए लाजमी होता है कि पहले पंजों के बल उछलना शुरू किया जाए। माहिर निशानाबाज भी फ्लाइंग गार्ड जाने वालों का सही निशाना नहीं ले सकते। ये पता नहीं चलता कि वह पंजों के बल उछलते उछलते किस तरफ फिजा में कलाबाजी खाएंगे, दाएं बाएं, आगे या पीछे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मेरी रिवॉल्वर की गोली से बचना चाहती हो? हाँ, मैं दिखाऊंगी कि मुझे फ्लाइंग गार्ड में कितनी महारत हासिल है। तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो, मैं तुम्हें गोली नहीं मारना चाहता, तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो।
ना मैंने तुम्हें आने के लिए कहा, ना जाने से रोकूंगा। मैं यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेट कर ले जाऊंगी, खसूसन तुम्हारे सिलसिले में दस्तावेजात और दीगर सबूत जो मेरे काम आ सकती हैं और मेरी कारकर्दगी में इजाफा कर सकती हैं। अफसोस, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसी चीज़ें ले जाने नहीं दूंगा। मैं कह चुका हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ क्रिस्टोफर मिकी का रोल अदा करने आया हूँ, लिहाजा तुमसे ज़्यादा मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत है। ताज्जुब है तुम पाकिस्तानी और मुझे ये बता रहे हो, आखिर किस भरोसे पर? क्या तुम नहीं जानते मैं यहूदी हूं और यहाँ से जाते ही तुम्हारा राजफाश कर दूंगी? तुम नहीं करोगी। वो पंजों के बल उछलते उछलते थम गई है। नानी से बोली, तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या मेरा दिमाग पढ़ते हो? ऐसा कहते वक्त उसके दिमाग में अचानक ये बात आई, कहीं वह फरहाद अली तैमूर के सामने तो नहीं है। मैं दिमाग नहीं पढ़ता, चेहरा पढ़ता हूँ। मैंने आज पहली मुलाकात में तुमसे इजहार मोहब्बत के ये ना समझना कि सिर्फ इजहार करता रहा, बल्कि इस दौरान तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारी आंखों को भी पढ़ता रहा। इस तरह मुझे ये मालूम होता रहा कि आम लड़कियों की तरह तुम ऊपर से इनकार करती हो, अंदर से इकरार करती हो। तुम मुझसे बेहद मुतासिर हो, इसलिए बाहर जाने के बाद मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगी। फिर तो तुम्हारे इल्म तुम्हें गुमराह कर रहा है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं और अपने फर्ज को भूल जाती हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ कदम उठा सकती हूँ। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें सबूत फराहम करना होगा कि मैं क्रिस्टोफर मिकी नहीं, एक पाकिस्तानी हूँ। तुम यकीनन मेकअप में होगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम शायद यकीन ना करो, मैं पैदाइशी तौर पर क्रिस्टोफर मिकी का हमशक्ल हूँ, हूबहू क्रिस्टोफर मिकी। तुम अपनी आंखों के सामने देख रही हो, कद भी वैसा, जिसामत भी वही, चेहरे के नकूश भी वही। फिर तुम कैसे साबित करोगी? आने वाला वक्त बताएगा। तो फिर जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसी जिद्दी लड़की को ज्यादा मुंह लगाना पसंद नहीं करता। वह फिर पंजों के बाल उछलने लगी। अजीब अड़ियल लड़की थी, यानी मुकाबला करने पर तुली हुई थी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, मैं तुम्हारे फ्लाइंग आर्ट से बचना जानता हूँ। तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। तुम्हारा उछलना, कलाबाजी खाना, फिजा में करतब दिखाना सब बेकार होगा, वक्त ज़ाया करोगी। इतना समझ लो, अगर क्रिस्टोफर मिकी की तह तक पहुंचना चाहती हो, उसके पीछे छुपे हुए असली शख्स को पहचानना चाहती हो, तो मुझसे समझौता कर लो। मेरे साथ मिलकर काम करो, वरना तिलबैब जाओगी तो नाकामी तुम्हारा मुंह चिढ़ाती रहेगी। तुम्हारे सीने पर कोई सरकारी तमगा नजर नहीं आएगा और किसी कारनामे के बगैर तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। वो पंजों के बल उछलते उछलते रुक गई। मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें फिर से बताना शुरू करूं कि एक पाकिस्तानी मुसलमान हूं? फरहाद अली तैमूर भी पाकिस्तानी है, मैं जानता हूं। कल से पहले तुम क्रिस्टोफर मिकी नहीं बन सके थे। हाँ, मैं प्लानिंग कर रहा था। जब प्लानिंग मुकम्मल हो गई तो बन गया, ये बात नहीं है। फरहाद अली तैमूर कल से पहले तिलबैब में था, इसलिए वो क्रिस्टोफर मिकी कैसे बन सकता था? ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम फरहाद हो तो मैं तुमसे इल्तजा करती हूँ, मुझे और परेशान ना करो। नादान लड़की समझकर चक्कर ना दो, मेरे सामने जाहिर हो जाओ। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और जो तुम कह रहे हो वो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझ सकता। क्या यह मुमकिन है कि तिलबैब में जो ईजल हार्डी मुझसे मिला था वो भी फ्रांस के किसी ईजल हार्डी का हमशक्ल था? क्या वो हमशक्ल पैदा हुआ था? मैं किसी ईजल हार्डी के मुतल्लिक नहीं जानता। अगर कोई असल ईजल हार्डी का हमशक्ल मिला था तो यकीनन वो मेकअप में होगा। वो हरगिज मेकअप में नहीं था। जिन दिनों वो तिलबैब में दाखिल हुआ वहां बड़ी सख्तियां थी, हर तरफ नाकाबंदियां थी। बाहर से आने वाले जहां से गुजरते थे उन्हें एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजरना पड़ता था। अगर वो मेकअप में होता तो जाहिर हो जाता। मिस सायरा आइजिक, तुम भूल रही हो। चालाक मुजरिम एंटी मेकअप कैमरे के सामने से भी गुजर जाते हैं और गिरफ्त में नहीं आते। मुजरिम डबल मेकअप नहीं कर सकते। पहले मास्क मेकअप करते हैं, फिर ठीक वही मेकअप ऊपर से चढ़ाते हैं ताकि एंटी मेकअप कैमरे का लेंस ऊपर के मेकअप को पार करके चेहरे पर पहुंचे तो मास्क मेकअप पर रुक जाए और उसी की तस्वीर उतारे। वो कायल होकर बोली, हाँ, चालाक मुजरिम ऐसा करते हैं। किसी ईजल हार्डी से मिलने के बाद क्या तुमने उसका मेकअप चेक किया था? कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया था जिससे उसकी असलियत जाहिर हो? मैंने उसके मेकअप पर या उसके चेहरे पर तवज्जो नहीं दी, बस मुतमईन हो गई कि वो एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजर कर आया है और एक बहुत बड़ी शख्सियत तस्लीम किया जाता था, लिहाजा उस पर ज्यादा शुबा नहीं था। जब तुमने शुबा नहीं किया तो फिर वो ईजल हार्डी नहीं हो सकता, ना ही उसका हमशक्ल हो सकता था, वो फ्रॉड था। क्या तुमने भी डबल मेकअप किया है? मैं तुम्हें मौका दूंगा ताकि तुम मेरे चेहरे को अच्छी तरह जांच लो, परख लो और अपना इत्मीनान कर लो। मैं अभी इत्मीनान करूंगी। बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। अभी इसका मौका नहीं दूंगा। तुम यहाँ से वापस जाओगी। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं ये तमाम अहम दस्तावेजात और तमाम अहम चीजें यहाँ से मुंतकिल कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें कल यहाँ आने की दावत दूंगा। तुम आओ, 1000 बार आओ। मेरे चेहरे को जिस तरह जांचना परखना हो परख लो, मुतमईन हो जाओ। मेरी बातों के दौरान वो मेरे रिवॉल्वर को देख रही थी। मैंने कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अगर अभी दरवाज़ा खोल लूँ तो मेरी लेडी सेक्रेटरी और दूसरे मुलाजिम आ जाएंगे। फिर ये सवाल पैदा होगा, तुम कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, जबकि वो सब मकान में मौजूद थे और तुम्हें किसी ने आते नहीं देखा। तुम आइंदा दोस्त की हैसियत से आओगी तो ये लोग तुम पर शुबा करेंगे। बेहतर है आराम से बैठो। मैं अभी मुलाजमों को छुट्टी देकर आता हूँ। जब ये बंगला खाली हो जाएगा तो इत्मीनान से चली जाना। वह पीछे हटकर एक सोफे पर बैठ गई। मैं आयरन सेफ के पास आया, उसे नंबरों के जरिए मुकफ्फल किया। फिर वहां से चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा, पलट कर उसे देखा, मुस्कुराया।
फिर दरवाजे को खोलकर बाहर जाना चाहता था। उसी वक्त खोलते खोलते रुक गया। मैंने देखा लेडी सेक्रेटरी कान लगाए सुन रही थी। मैंने डपट कर पूछा, ये क्या हरकत है, चलो दूर हटो। वह फौरन ही पीछे हट गई। मैं दरवाजे को जरा खोलकर बाहर आया, फिर उसे बंद करते हुए बोला, क्या तुम जासूसी करती हो? वो बोली, जहां से तजस्सुस शुरू होता है वहीं से जासूसी शुरू होती है। कोई औरत जब किसी दूसरी औरत की आवाज़ सुने तो दिल में बेचैनी पैदा होती है। आखिर वह कौन बला है जो बंद दरवाजे के अंदर तुम्हारे पास पहुंच गई है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने बंगले में किसी को आते देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हारा शुबा है। क्या तुम बेडरूम को चेक करना चाहती हो? मेरी क्या मजाल है। तुम बहुत बढ़ती जा रही हो। मैं किसी वक्त भी तुम्हारी छुट्टी कर सकता हूँ। सॉरी मिस्टर मिकी, आइंदा मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने नरमी से उसे देखा। उसका दिमाग बहुत पहले पड़ चुका था। वो किसी की जासूस नहीं थी, बस जरा बेतकल्लुफ होना चाहती थी। लेकिन इसका मौका ना तो मुझसे पहले वाले क्रिस्टोफर मिकी ने दिया और ना ही मैं दे रहा था। मैंने जरा सख्ती से कहा, तुम छुट्टी करो, कल आना। आप इतनी जल्दी छुट्टी क्यों दे रहे हैं? मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं इस वक्त तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज मुझसे बहस ना करो, चली जाओ। वो जाने लगी। दूसरे कमरे में पहुंचकर उसने अपना पर्स उठाया, आईने में अपना मेकअप दुरुस्त किया, फिर बंगले से बाहर जाने लगी। इस दौरान वो सोच रही थी, जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने कानों से किसी की आवाज़ सुनी है, किसी लड़की की आवाज़ थी। ये मिस्टर मिकी पहले तो ऐसे ना थे, अब अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई? वो भी इतनी ज़बरदस्त तब्दीली कि कोई लड़की हम लोगों की नज़र बचाकर अंदर पहुंच गई। यकीनन ये उस लड़की के चक्कर में है जो दोपहर को आई थी। वो सोचते हुए चली गई। मैंने मुलाजमों को बुलाकर छुट्टी दे दी। थोड़ी देर बाद ही मेरा बंगला खाली हो गया, सिर्फ लैला सानी रह गई। मैंने उसके दिमाग को पढ़ना शुरू किया। वो ख्वाबगह के बंद दरवाजे की तरफ देखती जा रही थी और आयरन सेफ के लॉक को आजमा रही थी, नंबर मिलाकर खोलना चाहती थी। मैं कॉरिडोर में ज़रा भारी कदमों से चलता हुआ बेडरूम के दरवाजे तक आया, ताकि वो मेरे कदमों की आहट सुनकर आयरन सेफ के पास से हट जाए और अपनी जगह बैठ जाए। जब मैं दरवाज़ा खोलकर ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो वो अपनी जगह आकर बैठ चुकी थी। उसने सेंटर टेबल पर रखे हुए ट्रांसमीटर की तरफ इशारा करके कहा, सिग्नल मौसूल हो रहा है, उसे अटेंड करो। मैं तेज़ी से चलता हुआ वहां पहुंचा और ट्रांसमीटर को अटेंड करने लगा। दूसरी तरफ से अनकरा के क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 की आवाज़ सुनाई दी। कोड वर्ड्स के तबादले के बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारा पैगाम मिल चुका है। अपने आदमियों को मेरी तरफ ना भेजो। उन्हें हदायत दो कि वो वादी काफ के अतराफ में पोशीदा मुकामात पर छुप जाएं। खतरनाक तंजीमों और बड़े मुल्कों के सीक्रेट एजेंटों, सुराग रसानों की टीम में शामिल होने की कोशिश करें और उनके मंसूबों को मुकम्मल करते रहें। ये जानते रहना ज़रूरी है कि दूसरे तमाम लोग वादी काफ में किस तरह दाखिल होना चाहते हैं और किस तरह टार्टर गलबा पर दबाव डालना चाहते हैं। मैंने कहा, तुम हेलीकॉप्टर में उधर गए थे, क्या हुआ? टार्टर गलबा बड़ा जिद्दी है। मैंने ईंधन खत्म होने का बहाना किया, फिर भी उसने उतर नहीं दिया। नीचे से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी। वादी काफ बहुत बड़ा इलाका है, आखिर वो कितनी जगह से फायरिंग कर सकती है? कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहां हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता। मैंने परवास के दौरान देख लिया था, तकरीबन 2 मील के रकबे पर वसी और ईज मैदान है, वहां बड़ी तेजी से काम हो रहा है। कबीले के बाद शिंदे रास्ता हमवार कर रहे हैं। यकीनन उस अगवा होने वाले त्यारे के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। उस मैदान में हमारे उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 मील के रकबे में तमाम जगह कबीले के लोग फैले हुए हैं। जगह जगह उन्होंने महाज बना रखा है। कोई भी प्रवास करने वाले हेलीकॉप्टर को उतरने का मौका नहीं देते, फायरिंग शुरू कर देते हैं। मैंने सुना है कि जब वहां बर्फ पिघलने लगती है तो मौसम बहार में हरियाली नजर आती है। हर जगह हरे हरे जंगल होते हैं। बेशक वहां जंगलात भी हैं, लेकिन इतने घने हैं कि हेलीकॉप्टर को उतारा नहीं जा सकता। वादी काफ के अतराफ जंगलात और पहाड़ी इलाके हैं। वहां रात की तारीकी में मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद पैराशूट के जरिए उतरेंगे। फिर तो टार्टर गलबा नादानी कर रहा है। वो नहीं जानता कि उसकी लाइलमी में लोग वादी काफ में दाखिल होने या उसके अतराफ अपना मोर्चा बनाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। पैराशूट का जरिया तो नहायत ही आसान है। रात की तारीकी में भला टार्टर गलबा के आदमी क्या देख सकेंगे? मैंने हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवास करने के दौरान लाउड स्पीकर से गलबा को बहुत समझाने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि ना तो वह मुझे उतरने का मौका दे रहा है और ना ही मेरी बात समझना चाहता है, तो मैंने हेलीकॉप्टर से सामान का एक बहुत बड़ा बंडल नीचे फेंक दिया। उस बंडल में क्या है? बहुत कुछ है। सबसे पहले तो खैर सगाली का पैगाम है। उसमें लिखा हुआ है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कुछ तोहफे पेश करना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहला तोहफा दुनिया के चंद नायाब हीरो में से एक हीरा है। एक एल्बम में उस हीरे की तस्वीर है। उसके दूसरे सफ़ात में चंद जदीद हथियारों की तस्वीर हैं। हमने लिखा है कि वो हथियार बहुत कीमती और कारआमद हैं। मौजूदा जंगों में उनके बगैर दुश्मन के आगे ठहरना मुहाल हो जाता है, बल्कि इन हथियारों की मौजूदगी में दुश्मन फरार होने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने उन हथियारों की बड़ी तारीफें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि उन तमाम हथियारों की पहली खेप मुफ्त सप्लाई की जाएगी, उसके बाद वाजबी कीमत लगाई जाएगी। इन बातों के दौरान मैंने कनखियों से लैला सानी की तरफ देखा। वो भी तवज्जो से हमारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ से क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 कह रहा था, उस एल्बम के बाकी सफ़ात में मिस तुर्की, मिस लबनान, मिस फ्रांस, मिस इसराइल, मिस इंडिया, मिस जापान और मिस अमेरिका वगैरह की मुख्तलिफ तस्वीर हैं। इंसानी तारीख के पिछले दौर में यह शर्मनाक समझौता होता आया है
किसी भी मुल्क के बादशाह से दोस्ती करने के लिए दूसरे मुल्क से हीरे जवाहरात के साथ साथ हसीन कनीज़ें भी तोहफ़े के तौर पर भेजी जाती थी। मैंने कहा, मैं समझ गया। टार्टर गलबा को जिन चीज़ों में ज़्यादा कशिश महसूस होती है वो तमाम चीज़ें उस बंडल में भेजी गई हैं। लेकिन ये बताओ, उससे राब्ता किस तरह कायम हो सकता है? कैसे मालूम होगा कि वो दोस्ती करना चाहता है या बदस्तूर दुनिया वालों से किनारा कश रहेगा? मैंने एक बड़ा सा ट्रांसमीटर सेट भी उस बंडल में रखकर नीचे उतार दिया था। उसमें फ्रीक्वेंसी सेट कर दी गई है, वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। उम्मीद है वो अब से ठीक 15 मिनट बाद हमसे राब्ता कायम करेगा। मैंने फिर कनखियों से लल्ला सानी की तरफ देखा। वो मुझे इशारा कर रही थी। मैंने ट्रांसमीटर के माइक को ऑफ कर दिया ताकि हमारी बात दूसरी तरफ सुनी ना जा सके। फिर मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोली, जब खैर सगाली के तौर पर टार्टर गलबा को इतनी सारी चीज़ें पेश की गई हैं, तो फरहाद के मुतल्लिक भी उसे बताया गया होगा कि वह तुम्हारे असली क्रिस्टोफर मिकी के कब्जे में है। यकीनन बताया गया होगा। क्या फरहाद की इतनी अहमियत नहीं है कि टार्टर गलबा उसे हासिल करने के लिए या उसे राब्ता कायम करने के लिए तुम्हारे क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 से राब्ता कायम करता और उसके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त देता? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर माइक को ऑन करते हुए क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 से पूछा, तुम हेलीकॉप्टर की परवाज़ के दौरान टार्टर गलबा को बता चुके होगे कि फरहाद अली तैमूर हमारे कब्जे में है। क्या इसका कोई खास असर नहीं हुआ? यही तो ताज्जुब की बात है। हमारा यह हरबा बिल्कुल नाकाम रहा। हमारी मालूमात के मुताबिक फरहाद अली तैमूर गलबा का होने वाला दामाद है। फिर भी उसने अपने दामाद में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसके मुतल्लिक सुनने के बावजूद हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त नहीं दी। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। मैं आधे घंटे के बाद राब्ता करूंगा और बताऊंगा कि यहाँ से मेरे कितने आदमी वादी काफ के अतराफ जाने वाले हैं, और ये मालूम करना चाहूंगा कि टार्टर गलबा ने तुमसे राब्ता कायम किया या नहीं। अगर किया है तो क्या कहता है? मैंने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी पर अपने मातियत से राब्ता कायम करने के बाद हुक्म दिया कि ऐसे 25 नौजवानों का इंतखाब किया जाए जो जंगलों और पहाड़ों में गुरीला जंग कर सकते हों और ज़रूरत के वक्त दुश्मनों के साथ घुल मिलकर दोस्ती करना भी जानते हों। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं ऐसे काबिल और बासलाहियत लोगों की टीम तैयार कर लूंगा। ऐसे अफराद भी होने चाहिए जो वादी काफ और उसके अतराफ के इलाकों के जुग्राफियाई हालात से अच्छी तरह वाकिफ हों और वहाँ के नक्शे इस तरह तैयार कर सकते हों कि उन्हें देखकर पैराशूट के जरिए उतरने की जगह का तयन किया जा सके, या फिर खुश्की के कुछ ऐसे रास्ते तलाश किए जा सकें जो दूसरे इख्तियार ना कर सकें। मैंने उसे हुक्म दिया कि आज रात ही को यह टीम यहाँ से रवाना हो जानी चाहिए। उसे ज़रूरी हदायत देने के बाद ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। लैला सानी मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने पूछा, फरहाद कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में तो फरहाद घुसा हुआ है, तुम ही बताओ कहाँ है? जब मैं यहाँ छुप कर आई थी तो ट्रांसमीटर से तुम्हारे असल बॉस की होने वाली गुफ्तगू सुनी थी। तुम्हारा बॉस दावा कर रहा था कि फरहाद अली तैमूर उसके कब्जे में है और मैं दावा करती हूँ कि उसके कब्जे में नहीं है। तुम कैसे दावा कर सकती हो? टार्टर गलबा ने इस खबर का कोई असर नहीं लिया। त्यारे के अगवा से यह खबर आम हो चुकी है कि रसवंती की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं। जब वो टेलीपैथी जानती है तो ये भी जानती होगी कि फरहाद इस वक्त तुम्हारे बॉस के कब्जे में है या कहीं आज़ाद घूम रहा है, और जब वो जानती है तो उसके जरिए टार्टर गलबा भी हकीकत को जानता होगा। मैंने कायल होकर कहा, तुम बहुत मुदल्लल दलाइल पेश कर रही हो। अगर ये बात है तो फिर फरहाद अली तैमूर कहीं आज़ाद है, रूपोश है, और उसके मुतल्लिक सिर्फ चंद लोग जानते हैं। मैं उन चंद लोगों में से नहीं हूँ जिनका शुमार फरहाद के खास साथियों में होता है। इसके बावजूद जानती हूँ वो आज़ाद है, दुश्मनों की गिरफ्त में नहीं है। वो अभी टेलीपैथी जानता है और वो यहाँ मौजूद है। मैंने चौंकने की एक्टिंग की, फिर पूछा, यहाँ है? तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम उसके मुतल्लिक जानती हो? लेकिन कैसे जानती हो? कहाँ है वो? कितने सवालात करोगे? तुम हर सवाल के जवाब में फरहाद अली तैमूर नजर आते हो। मैं तुम्हारा मेकअप जरूर चेक करूंगी। तुम अभी चेक कर लो ताकि इत्मीनान हो जाए, लेकिन उसके मुतल्लिक ये कैसे कह सकती हो कि वो यहाँ मौजूद है? सॉरी, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बताऊंगी। जब बताना नहीं था तो फिर क्यों कह दिया था कि फरहाद अली तैमूर यहाँ मौजूद हो सकता है? तुमने मुझे उलझा दिया है। तिलबैब में इजल हार्डी किसी और इजल हार्डी का हमशक्ल बनकर आया। यहाँ तुम क्रिस्टोफर मीकी के हमशक्ल बने हुए हो। क्या मैं ऐसी सूरत में शुबा नहीं कर सकती कि वहाँ भी फरहाद था, यहाँ भी फरहाद है? मैंने रिवॉल्वर के चैम्बर से तमाम गोलियां निकालकर जेब में रख लीं। फिर उसे एक तरफ सोफे पर फेंकते हुए बोला, मेरे चेहरे को अच्छी तरह चेक कर लो। उस छोटी सी अलमारी की दराज में मेकअप उतारने का सामान मौजूद है। उसे तुम मेरे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकती हो। वो अपनी जगह से उठी और दराज से मेकअप उतारने का सामान निकाला। पहले तो मेरे चेहरे को हर तरह से चेक किया, गर्दन वगैरह को छू कर देखा, कहीं मास्क मेकअप तो नहीं है। इसके बाद मेकअप उतारने के लवाजमात मेरे चेहरे पर आजमाने लगी। आखिर उसने तस्लीम कर लिया, तुम मेकअप में नहीं हो। लेकिन ये कितनी हैरानी की बात है कि तुम क्रिस्टोफर मीकी के हमशक्ल हो। इसमें हैरानी की क्या बात है? दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तलाश करती फिरो तो एक ही शक्ल के कई लोग नजर आएंगे। रंग या जसामत का फर्क होगा या कद का फर्क होगा, लेकिन सूरतें मिलती हुई होंगी। तुम देख ही रही हो कि एक ही नाम के 10 क्रिस्टोफर मिक्की मुख्तलिफ ममालिक में हैं। तुमने माता हरी जैसी जासूसा के मुतल्लिक पढ़ा होगा। वो कई ममालिक में एक ही दिन एक ही वक्त देखी जाती थी। उसके कितने ही हमशक्ल ऐसे गुजरे हैं जो सारी दुनिया में अपने हमशक्ल तलाश करते फिरते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उन्हें भारी मुआवजा देकर अपने साथ मिलाए रखते हैं ताकि कानून को धोखा दिया जा सके।
मैं मानती हूँ, लेकिन फरहाद तो किसी का हमशक्ल नहीं। फिर वो हूबहू इजल हार्डी कैसे बन गया? तुम ख्वामखा बहस को तूल दे रही हो। इस सिलसिले में कह चुका हूँ। उसने डबल मेकअप किया होगा, इसलिए एंटी मेकअप कैमरे की जद में नहीं आया। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, तुमने ठीक कहा था। मैं यहूदी होने के बावजूद तुम्हारे जैसे ज़हीन आदमी के खिलाफ इकदामात नहीं करूंगी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारे जरिए बहुत सी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। तुम्हारी इस दानिशमंदी का शुक्रिया। इतना वक्त बर्बाद करने के बाद मेरी बातें तुम्हारी समझ में आई हैं। कि अब यहाँ से जाना पसंद करोगी? मैंने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। वो खामोशी से उठ गई, वहां से जाने के लिए तैयार थी। मैं उसके आगे चलते हुए बोला, मुझसे रात के खाने पर मुलाकात कर सकती हो, या जब तुम चाहो। हम दोनों मिलकर यहाँ काम करेंगे और असली क्रिस्टोफर मिकी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैं बातें करता हुआ आगे जा रहा था। अचानक बाथरूम के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई। लैला ने मेरे बाजू को थामकर आगे बढ़ने से रोक दिया। दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। उसके इशारे का मतलब यही था कि अंदर कोई है। मैंने सरगोशी में कहा, कोई आहट हो सकती है, भला यहाँ कौन होगा? वह धीमी सरगोशी में बोली, जब मैं बंद कमरे में पहुंच सकती हूँ तो कोई बाथरूम में भी पहुंच सकता है। उसकी बात दुरुस्त थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे के पास आया। फिर मैंने पूछा, अंदर कौन है? जवाब नहीं मिला। लैला ने पीछे से सरगोशी की, जरा दरवाजा खोलकर देखो, यकीनन कोई है। मैंने हैंडल पर दबाव डाला, दरवाजे को एक जरा सा खोला ताकि कोई नजर आ जाए। इसके साथ ही मुझे एक जोर का धक्का लगा। मैं अपना तवाजन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाता हुआ दरवाजे के अंदर चला गया। फिर इससे पहले कि पलट कर देखता, वो दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वो कह रही थी, तुम यहीं रहोगे। मैं तुम्हारे आयरन सेफ से तमाम दस्तावेजात और तमाम जरूरी चीजें ले जाऊंगी। तुमने कहा था मेरी नाकामी मेरा मुंह चिढ़ाएगी और मेरी वर्दी पर कोई सरकारी तमगा नहीं सजेगा। मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। इस दौरान वो आयरन सेफ के पास पहुंच गई थी। चंद नंबरों को आजमाकर ताले को खोलना चाहती थी। इस लड़की ने मुझे बड़ी देर से परेशान कर रखा था। मैं चाहता तो टेलीपैथी के जरिए उसे बुलाकर दरवाजा खुलवा सकता था, लेकिन उसका शुबा यकीन में बदल जाता और मैं फरहाद की हैसियत से जाहिर हो जाता। अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने सोच लिया कि उसे अरमान पूरे कर लेने दूं। वो यहाँ से जितनी चीजें समेट कर ले जाना चाहे ले जाए। मेरी कोशिश यही होगी कि वो तमाम चीजें लेकर होटल में रहे। अभी अपने सिफारत खाने ना जाए। जब होटल में रात गुजारेगी तो उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर गहरी नींद सुला दूंगा। इसके बाद वो चीजें वापस लेकर चला आऊंगा। वाकई वो जिद्दी थी, मुस्तकिल मिजाज थी, कुव्वत इरादी की मालिक थी। जो फैसला कर लेती थी उस पर अमल करती थी। जहां जाती थी वहां से कामयाब लौटना जानती थी। नाकामी बर्दाश्त नहीं करती थी। मुझे भी उसने बड़ा चक्कर दिया था और अब कामयाब होने वाली थी। शायद वह मखसूस नंबरों से दिया हुआ कुफल खोल लेती, लेकिन यक ब यक आहट सुनकर पलट गई। देखा तो दरवाजे पर एक चादर पोश खड़ी हुई थी। शायद कोई मुजाहिदा थी। उसने नीले रंग की पतलून और रबड़ सोल के जूते पहन रखे थे। जिस्म के ऊपरी हिस्से को चादर से ढांप रखा था, हत्ता कि चेहरा भी छुपा हुआ था। दो खूबसूरत हाथ बाहर थे और दोनों हाथों में दो खंजर नजर आ रहे थे। बाहर शाम की तारीकी गहरी हो चली थी। अंदर बल्ब की रोशनी में खंजर के फल चमक रहे थे। लल्ला सानी ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब में उस खंजर वाली ने दोनों हाथों को हरकत दी। दो खंजर फिजा में उछले, फिर वापस उस चादर पोश के हाथों में आए। तो उसने खंजर के फलों को उनकी नोक की तरफ से थाम लिया। गोया दूसरी बार लैला सानी बोलेगी तो वो ठीक उसका निशाना लेगी। उसने पैंतरा भी बदल लिया था। खंजर वाला एक हाथ यूं उठ गया था जैसे अब तब में वो तीर की तरह सनसनाते हुए लैला तक पहुंचना चाहता हो। मुझे खतरा महसूस हुआ। लैला भी दोस्त थी, हदीका भी दोस्त थी और दोनों टकराने वाली थी। किसी न किसी को एक दूसरे से नुकसान पहुंचने वाला था। यकीनन जानी नुकसान भी पहुंचता। मैंने लैला के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में कहा, शायद ये खंजर वाली गूंगी है इसलिए बोलती नहीं है, इसके इशारों को समझना चाहिए। उधर हदीका एक हाथ से खंजर तोल रही थी, दूसरे खंजर वाले हाथ से इशारा कर रही थी। इशारे से साफ जाहिर था कि लैला आयरन सेफ के पास से हट जाए। हदीका शाम की तारीकी फैलते ही मेरी खैरियत मालूम करने आई होगी। वो बोलती तो नहीं थी, लेकिन उसे ये फिक्र लाहिक जरूर होगी कि मैं क्रिस्टोफर मिकी बनने के बाद खैरियत से हूं या नहीं। अगर मुझ पर कोई आंच आ रही हो तो वो ढाल बन जाएगी। अगरचे उसने बोलना छोड़ दिया था, इसके बावजूद मैं उसके गूंगे जज्बों को समझ रहा था। लैला मसलियतन आयरन सेफ के पास से हट गई ताकि आने वाली को भांप सके, उसको अपनी नज़रों में तोल सके कि उसके मुकाबले में किस तरह साबित कदम रहती है। मैंने उसकी सोच में कहा, मुकाबला करना सरासर हमाकत है। मुझे हालात का तज्जिया करना चाहिए। ये यकीनन मुजाहिदा और क्रिस्टोफर मिकी की हिफाजत के लिए आई है। मिकी को इसने देखा नहीं है कि बाथरूम में बंद है, ताहम उसकी चीज़ों की हिफाजत कर रही है। इससे मुझे समझ लेना चाहिए कि ये क्रिस्टोफर मिकी वाकई पाकिस्तानी है और इसका ताल्लुक यहाँ के मुजाहिदों से है। मैं उसकी सोच में अपनी तरफ से जितने भी ख्यालात ठूंसता रहता, लैला पर असर ना होता। वो बड़ी जिद्दी थी। मैं उसके दिमाग में रहकर महसूस कर रहा था कि वो पैंतरा बदल कर कोई मुनासिब मौका ढूंढ रही है। किसी तरह हदीका को बातों में लगाकर उस पर हमला करना चाहती है। उसी वक्त मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। हदीका ने चौंक कर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है। दूसरे लम्हे हदीका ने आगे बढ़कर उसे खोल दिया। मैंने बाहर निकलते ही कहा, मिस सारा आइजिक, तुम दोस्ती के काबिल तो ज़रूर हो, लेकिन इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें अपने घर बुलाऊं। आइंदा तुम कभी नहीं आओगी। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि चली जाओ। यह हदीका है।
इसे खंजर जनी में महारत हासिल है, इसका निशाना कभी नहीं चूकता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैं उनके दरमियान आ गया था ताकि हदीका उस पर हमला न कर सके। फिर मैंने लैला की तरफ बढ़ते हुए कहा, हदीका तुम यहाँ ठहरो, मैं इसे बाहर तक छोड़कर आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने लैला का हाथ पकड़ा, फिर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। वो जाना नहीं चाहती थी मगर खिंचती आ रही थी। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसके अपने ख्यालात में मजबूर कर रहा था। फिलहाल मुझे चले जाना चाहिए, हालात मेरे खिलाफ हैं। फिर आऊंगी तो यहाँ की चीज़ें समेट कर ले जाऊंगी। अगर चीज़ें ना मिली तो क्रिस्टोफर मीकी को ही गवाह कर लूंगी। वह सोच रही थी या मैं उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे बंगले से निकलने पर मजबूर कर दिया। उसे बाउंड्री वाल तक ले आया, मेन गेट को खोला। फिर उससे कहा, तुम बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ किया, तुम नाराज़ क्यों नहीं हो? दोस्ती क्यों करना चाहते हो? मैंने सीने पर दिल की जगह हाथ रखकर कहा, मजबूर हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जाओ, कल सुबह हमारी मुलाकात होगी, फोन से राब्ता कायम कर लेना। वह मजबूरन चली गई। मैंने इत्मीनान की सांस ली। एक खूबसूरत बला टल गई थी, वरना दो बलाएं टकराने वाली थीं। दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचता तो वह मेरा ही नुकसान होता। मैंने बंगले में आकर बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मुख्तलिफ खिड़कियों और दरवाजों को देखा, वो भी बंद थे। इसके बाद मैं कमरे में आया। हदीका एक सेंटर टेबल के पास खड़ी हुई थी। मुझे देखते उसने एक तय किया हुआ कागज मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे हाथ में लेकर खोला, फिर पढ़ा। उसने लिखा था, मेरे मोहसिन, मैं ऐन वक्त पर पहुंच गई, वरना वो लड़की जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करती। इसके बावजूद तुमने उसकी हमायत की और उसे बखैरियत बाहर पहुंचा दिया। सच पूछो तो मैं तुम्हें समझने से कासिर हूँ। तुम बहुत पुरस्कार बनकर हमारे इलाके में आए। वहां तुमने अपना चेहरा तब्दील किया। तुम पहले भी कौन थे ये हम नहीं जानते, अब भी कौन हो हम नहीं जानते, लेकिन ये अदा समझ में नहीं आई कि जो दुश्मनी करने आई उससे दोस्ती की। बहरहाल तुम्हारी मर्जी है और तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी है। मेरे मोहसिन, अब मेरे दो ही फ़राइज़ हैं। एक तो फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की जद्दोजहद करते करते मर जाना, दूसरे तुम्हारे काम आते रहना। तुमने मेरे महबूब को कैद खाने से छुड़ा कर लाने और मुझ तक पहुंचाने में जो रोल अदा किया, अगरचे वो बहुत पुरस्कार है, ताहम मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। मैं तुम्हारे असरार को ज़्यादा समझना नहीं चाहती, तुम खुद समझा दो तो ये हमारी तुम्हारी अपनायत होगी। मैंने अपनी ज़ुबान बंद कर लिया, अपना चेहरा छुपा लिया है। जहाँ जाती हूँ वहाँ अपनी सफ़ेद चादर की वजह से पहचानी जाती हूँ। यहाँ किसी तरह छुपकर 2 बार आ चुकी हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। पिछली रात तुमसे पहले मैं तुम्हारे दुश्मन क्रिस्टोफर मीकी को ठिकाने लगाने आई थी। खुदा का शुक्र है, मैं अपने मकसद में कामयाब रही। दूसरी बार अभी अपने एक मकसद के तहत आई तो तुम्हारे किसी हद तक काम आ गई। उस लड़की को यहाँ से कुछ ले जाने का मौका नहीं दिया। मैं चाहती हूँ अपनी कसम पर कायम रहूँ, किसी से बात न करूँ, अपनी आवाज़ किसी को ना सुनाऊँ और अपना चेहरा किसी को ना दिखाऊँ। इसके बावजूद आज़ादी से घूम फिर सकूँ, कि तुम्हारे काम आती रहूं और मादरे वतन की आज़ादी के लिए आज़ादी से जिद्दोजहद कर सकूं। कोई मेरी चादर की वजह से पहचान ना सके। मेरे जहन में एक तदबीर आई। मैंने पिछले दिन देखा है कि एक शख्स ने आकर तुम्हारे चेहरे को हैरतअंगेज तौर पर तब्दील कर दिया था। वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मेकअप था। अगर सर्जरी के जरिए मेरा मेकअप हो जाए तो मेरा पर्दा रह जाएगा, मेरी कसम कायम रहेगी और मेरा अपना चेहरा फिर कोई नहीं देख सकेगा। मैं एक नए चेहरे के साथ आज़ादी से जिद्दोजहद जारी रख सकूंगी। वह चेहरा मेरे असली चेहरे पर नकाब रहेगा। रह गई गूंगी बने रहने की बात, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गूंगी रहकर भी जिद्दोजहद जारी रख सकती हूँ। कोई ज़रूरी बात हुई तो तहरीर के जरिए अपनी बात बयान कर सकती हूँ। क्या तुम एक और एहसान मुझ पर कर सकती हो कि उस शख्स के जरिए मेरा चेहरा तब्दील करा दो? फ़कत बेजुबान और बेचेहरा हदीका। मैंने खत को पढ़ने के बाद उसे तय करते हुए हदीका की तरफ देखा। वो चादर में छुपी हुई थी। आंखों के पास एक जरा सी चादर हटी हुई थी, लेकिन वो चादर घूंघट की तरह थी। उसकी आंखें भी नजर नहीं आ रही थी। वो उसके पीछे से यकीनन मुझे देख रही थी। मैंने कहा, हदीका, तुमने आवाज़ ना सुनाने की और चेहरा छुपाए रखने की कसम खाई है, लेकिन ना बैठने की कसम तो नहीं खाई, लिहाजा बैठ जाओ। वो एक सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, तुमने चेहरा बदलने वाली बात ज़रा देर से की। प्लास्टिक सर्जरी का माहिर डॉक्टर शेफर्ड पेरिस चला गया है। उसे बार बार यहाँ बुलाना मुमकिन नहीं है। वो बहुत मसरूफ़ रहता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन छोड़कर यहाँ आया था। हदीका ने सोफे पर पहलू बदला। उसे मेरी तरफ से मायूसी सी हुई होगी। मैंने कहा, तुमने जज्बाती अंदाज में कसम खाई, तुम एक तालीम याफ्ता लड़की हो। इस तरह जज्बात में आकर खुद पर ऐसी पाबंदियां आयद कर लेना जो आगे चलकर तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो और तुम्हारी आज़ादी की तहरीक को भी नुकसान पहुंचाएं, तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावट बने। और अगर तुम अपनी चादर की वजह से दुश्मनों की नज़रों में आती रहो तो ये दानिशमंदी नहीं है। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, सर झुकाए बैठी हुई थी। मैंने कहा, मेरा मशवरा मानो तो किसी बुजुर्ग से रुजू करो। इस कसम के मुतल्लिक कोई फतवा हासिल करो। अगर ऐसी जज्बाती कसम जायज़ नहीं है तो फिर कसम को जारी रखना दुरुस्त ना होगा, और अगर जायज़ है तो कसम को तोड़ने के लिए मोहताजों को खाना खिला सकती हो, हाजतमंदों के काम आ सकती हो, ब्लड बैंक में खून दे सकती हो। यूं भी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जो जिहाद करी हो उसके पेश नज़र कसम को तोड़ दो, हर दीवार गिरा दो। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तुम मेरी बातों से मायूस हो रही हो या फिर अमल नहीं करना चाहती? उसके सामने ही सेंटर टेबल पर कागज़ का एक पैड और कलम रखा हुआ था।
जिस पर उसने वो पहला रुका लिख कर दिया था। उसने झुककर कुछ लिखा, फिर वो कागज फाड़कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें लिखा हुआ था, मेरे मोहसिन, ये कभी हो नहीं सकता कि मैं आपकी बात ना मानूं। आपके सामने सरे तस्लीम खम है। जो भी मुनासिब मशवरा देंगे तस्लीम करूंगी। आपके मशवरे के मुताबिक किसी बुजुर्ग से रुजू करूंगी, लेकिन और आसान तरीका हो जाता और मेरी कसम भी कायम रहती तो आखिरी सांस तक मेरा ज़मीर मुतमईन रहता कि मैंने अपने महबूब के सिलसिले में कसम को हमेशा निभाया है। मैंने उसे पढ़ने के बाद कहा, एक आसान तरीका है, मैं तुम्हारा मेकअप कर सकता हूँ। मुझे इसमें किसी हद तक महारत हासिल है। तुम्हें एतराज़ ना हो तो मेरे सामने बेनकाब होना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे चेहरे पर दूसरा चेहरा बना सकूं। वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो झिझक रही है, शर्मा रही है या कोई फैसला कर रही है। हदीका, मैं मानता हूं, तुमने मुझे अपना चेहरा दिखाया तो कसम टूट जाएगी। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मुलामत करेगा, लेकिन किसी न किसी के सामने बेनकाब होना पड़ेगा। मेरे सामने ना सही, डॉक्टर शेफर्ड के सामने ये चादर हटाना पड़ेगी। वो ज़रा देर यूं ही खड़ी रही, कुछ सोचती रही। फिर उसने झुककर कागज़ पर लिखा और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने लिखा था, कैसी मजबूरी है, ना इस करवट चैन है ना उस करवट। ना मैं ये कर सकती हूँ ना वो कर सकती हूँ। मेरे मोहसिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे सामने बेनकाब भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे सोचने का मौका दो। पहले मैं अपने ज़मीर को मुतमईन कर लूँ। अगर उसे मुतमईन कर सकी तो तुम्हारे सामने चली आऊँगी। मैंने उस पर्ची को पढ़ने के बाद कहा, बेशक कोई भी काम करने से पहले अपने ज़मीर को मुतमईन कर लेना चाहिए। जब मेरा मशवरा तुम्हारे लिए काबिल कबूल हो तो चली आना, मैं तुम्हारे इंतज़ार करूँगा। वो सर झुकाकर आगे बढ़ी। मैं एक तरफ हट गया। वो उसी तरह चादर में लिपटी हुई जाने लगी। मैं उसके साथ बंगले के बैरूनी दरवाजे तक आया। वो उसे खोलकर बाहर चली गई। मैंने कहा, फ़ी अमानिल्लाह। उसने देखा होगा तो मैं उसे नहीं देख सकता था। फिर उसने एक बार हाथ उठाया, जैसे जवाबन कह रही हो, फ़ी अमानिल्लाह। तैयारी की अंदरूनी फिजा पुरसुकून थी। सैकड़ों मुसाफिर इत्मीनान से सफ़र कर रहे थे। अगरचे वो तैयारा अगवा किया जा रहा था, लेकिन मुसाफिरों के दिल में ज़्यादा दहशत नहीं थी। सोनिया और रसवंती उन्होंने बड़ी हद तक मुतमईन कर दिया था। मुसाफिरों की परेशानी महज इतनी थी कि उनका सफ़र बहुत तवील हो गया था, वरना उन्हें जानी या माली नुकसान नहीं पहुंच रहा था। हत्ता के अगवा करने वालियों ने अपनी ताकत और कामयाबी के जोम में किसी की तौहीन नहीं की। उनमें से अक्सर औरतों की राय ये थी कि एक औरत अपने दो बच्चों की हिफाजत के लिए तैयारे को अगवा कर रही है और उन्हें एक महफूज पनाहगाह तक पहुंचाना चाहती है, तो ऐसा करने में तमाम औरतों को भी उस औरत का साथ देना चाहिए। लिहाजा वो खामोशी से साथ दे रही थी। वह दोनों इसी तरह पिछली सीटों पर बैठी हुई थी। मैं सोनिया के दिमाग में था। रसवंती भी वहीं पहुंच गई थी। मैं उन्हें बता रहा था कि किस तरह टार्टर गलबा ने तकरीबन रास्ता हमवार कर लिया है। तैयारा आसानी से उतर जाएगा। दूसरा ये कि टार्टर गलबा पर हर तरह से दबाव डालने और वादी काफ में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें ज़बरदस्त मंसूबे बना रही हैं। किसी तरह भी रसवंती और बच्चों तक पहुंचने के लिए अपने अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। तमाम बातें सुनने के बाद रसवंती ने कहा, तुमने काफ़ी मालूमात हासिल की हैं, लेकिन तुम्हें वक्त निकाल कर मरजाना के पास ज़रूर जाना चाहिए। मैंने कहा, मैं मजबूर हूँ, मुझे कई सिमतों में भागना पड़ता है, हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है, यूं किसी न किसी तरह ज़रा कोताही हो जाती है। सोनिया ने कहा, यही सोचकर मैंने रसवंती से कहा था कि तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। रसवंती, ज़रा मरजाना की खैरियत मालूम कर ले। मैं इतनी देर में रिवॉल्वर लिए पूरे तैयारे की निगरानी करती रहूंगी। कोई गड़बड़ होगी तो रसवंती को दिमागी तौर पर हाजिर होने के लिए कह दूंगी। उसी वक्त तैयारे के अंदर स्पीकर के जरिए पायलट की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हमारा त्यारा अनकरा की फिजाओं में परवास कर रहा है। अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद हम वादी काफ में पहुंच जाएंगे। फिर स्टीवर्ड आनंद की आवाज़ सुनाई दी। हम मादाम रसवंती का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने तैयारे के किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कभी मेरे दिमाग में आती हैं, कभी हमारे पायलट के दिमाग में। इस तरह हमने उनसे वादा किया कि मुसाफिरों की सलामती के लिए हम उनके हर हुक्म की तामील करेंगे, और हम तामील करते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने पायलट रूम का दरवाज़ा नहीं खोला है। मैं अपने दोस्त, स्टीवर्ड, एयर होस्टेस, अपने फर्स्ट ऑफिसर और अपने इंजीनियर से माजरत चाहता हूँ। अगर मैं ये दरवाज़ा खोल देता तो मादाम मुझसे नाराज़ हो जाती, और उन्हें नाराज़ करना किसी तरह भी दानिशमंदी ना होती। हम 1 घंटे बाद उन्हें बच्चों के साथ बाहिफाजत वादी में पहुंचा देंगे। हमारा वादा है कि इसके बाद हम जहाज़ के हर मुसाफिर को भी उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सोनिया ने कहा, फरहाद, ये तैयारा 1 घंटे के अंदर मंजिल तक पहुंचेगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मरजाना के साथ बहुत कुछ हो सकता है। रसवंती उसके काम आती रही है, तुम वहां जाओगे तो उसके हालात मालूम हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही चले आना। मैं मरजाना के पास पहुंच गया। वह बिल्बा के साथ एक साली कॉटेज में थी। कॉटेज के फर्श पर एक बिस्तर पर बिल्बा जख्मों से छलनी होकर पड़ा हुआ था। अगरचे जजीरे में यूगो हंटर ने उसकी मरहम पट्टी कराई थी, लेकिन दोबारा मरहम पट्टी नहीं हो सकी थी। ना ही उसे खातिर ख्वाह दवाएं मिल रही थीं। अब वो जजीरा यूनाइसी से निकल आए थे, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका के मिस्ताक यूनान के मशरकी साहिल पर पहुंचकर जख्मी फाउंडर और उसके आदमियों के हिसार में थे और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पिछली रात जजीरा यूनाइसिस में घुमसान की लड़ाई हुई थी। एक तरफ जंगली दरिंदे आज़ाद हो गए थे, दूसरी तरफ जिमी फाउंडर के गोरीले फाइटरों ने
उस जजीरे पर हमला कर दिया था। सुबह तक यूगो हंटर मारा गया था, उसके बाकी साथियों ने हथियार डाल दिए थे। फिर उस जजीरे का क्या बना यह मरजाना नहीं जानती थी, क्योंकि जिमी फाउंडर के आदमी हेलीकॉप्टर में उसे और बिल्बा को यहाँ ले आए थे। जब वह बिल्बा के साथ मशरकी साल पर पहुंची तो उस वक्त तक जिमी फाउंडर के सामने इंकशाफ हो चुका था कि फरहाद टेलीपैथी नहीं जानता है। वह सज्जाद को फरहाद समझ रहा था। यह इतला उसकी यहूदी काबरीन तक पहुंच गई थी। वहां से जवाब मौसूल हुआ था मरजाना और बिल्बा को दोस्ताना अंदाज में रोक लिया जाए, हो सके तो इसराइल पहुंचा दिया जाए, लेकिन उन्हें यह एहसास ना हो कि कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है। उन्हें इसराइल पहुंचाने का मकसद एक ही था कि मैं, सोनिया और रसवंती मजबूर हो जाएं, मरजाना और बिल्बा को कैदी बनाकर ब्लैकमेल किया जाए या उनके हवाले से फिर दोस्ती की पेशकश की जाए। मरजाना इतनी नादान नहीं थी कि उनके रवैये को ना समझ सकती। उसने कहा, मुझे फौरी तौर पर आला बीबी और फरहाद के पास पहुंचाओ। जिमी फाउंडर ने कहा, वो तो यहाँ से पेरिस रवाना हो चुकी हैं, किसी ब्लैक शैडो की हिरासत में है। अगर वो हिरासत में है तो मैं पेरिस जाऊंगी। मिस मरजाना, मिस्टर बिल्बा बहुत जख्मी है, इसके अलावा पेरिस में आपके दुश्मन हैं। जो ब्लैक शैडो वाला बीबी और फरहाद साहब को यहाँ से ले जा सकता है, वो वहाँ आप लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। हमें पूरी तैयारियों के साथ जाना चाहिए। बेहतर है पहले हम इसराइल चलें, वहाँ मिस्टर बिल्बा का खातिर ख्वाह इलाज होगा। आप वहाँ से एक मजबूत टीम बनाकर पेरिस जाएंगी। मरजाना ने तेवर बदल कर पूछा, क्यों, यूनान में, पेरिस में या किसी और मुल्क में अस्पताल नहीं है जहाँ बिल्बा का इलाज हो सके? इसराइल ले जाना ज़रूरी है। मेरी टीम को मजबूत होने के लिए इसराइल की सरजमीन नहीं चाहिए। हम जिस ज़मीन पर पहुंचते हैं वहां अपने कदम जमा ही लेते हैं। मरजाना की इस बात से बात बिगड़ती चली गई। फिर यह हुआ कि जिस कॉटेज में बिल्बा और मरजाना को रखा गया था उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। गोया कॉटेज में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ऐसे में मरजाना खुश नहीं रह सकती थी। वह सोचने लगी क्या करे। चारों तरफ मुसल्लह गुरीले फाइटर थे जो लड़ने मरने में किसी से कम नहीं थे। जिमी फाउंडर के एक हुक्म पर जान देने के लिए आमादा रहते थे। आखिर उसके दिमाग में ये बात आई कि जिमी फाउंडर उसे और बिल्बा को यरगमाल बनाकर इसराइल ले जाना चाहता है। गोया उनकी जान का दुश्मन नहीं है और उनकी जान इतनी सस्ती भी नहीं थी। यहूदी उन्हें हलाक करके रसवंती और फरहाद की दुश्मनी मोल लेने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। मरजाना ने सोचा, यहूदी फरहाद और रसवंती पर दबाव डालने के लिए मुझे और बिल्बा को ले जाना चाहते हैं। वो किसी सूरत में ना तो हमें हलाक करेंगे और ना ही कोई नुकसान पहुंचने देंगे। ये सोचकर उसने सरगोशी में बिल्बा से पूछा, अगर हमें कोई खतरा पेश आए तो तुम कॉटेज के बाहर थोड़ी देर तक चल सकते हो? बिल्बा फौरन ही उठकर बैठ गया, कहने लगा, तुम मुझे इस कदर कमज़ोर क्यों समझती हो? मैं अब भी दुश्मनों के सामने जाकर उनके दांत खट्टे कर सकता हूँ। वो किचन में गई। वहां से उसने कैरोसिन तेल लेकर कॉटेज के अंदरूनी दीवारों पर छिड़क दिया, फिर बिस्तर पर भी छिड़क दिया, फिर आग लगा दी। अचानक आग के शोले भड़के तो बाहर खड़े हुए मुसल्ला गुरीले बौखला गए। दूर साइल पर बैठा हुआ जिमी फाउंडर शराब से शुगल कर रहा था। वह चीखते हुए दौड़ते हुए आया, दरवाज़ा खोलो, दोनों को फौरन बाहर निकालो। कम बख्तो, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मैं क्या जवाब दूंगा? दूसरे ही लम्हे चार मुसल्ला जवान दरवाज़ा खोलकर धंधनाते हुए अंदर आए, लेकिन वह फौरन ही भाग गए क्योंकि शोले लपक रहे थे। दो किसी तरह अंदर आए, लेकिन वहां बिल्बा नहीं था। अचानक मरजाना ने एक की गर्दन दबोच ली, दूसरे को लात मारी। वह लड़खड़ाता हुआ शोलों में जा गिरा, फिर चीखने लगा। आग उससे लिपट गई थी। दूसरी तरफ मरजाना उसके साथी से लिपटी हुई थी। उसके गर्दन दबोचने का मतलब यही था कि अब वो गर्दन छूटने वाली नहीं थी, और यही हुआ। उस मुसल्ला जवान के हाथ से स्टेन गन छूट गई। उसने उसे एक तरफ धक्का दिया, फिर स्टेन गन उठाकर तड़ातड़ फायरिंग की। इसके बाद दूसरे की स्टेन गन पर कब्जा किया, फिर दोनों हथियार लेते हुए दूसरे कमरे की तरफ दौड़ती चली गई। दूसरे कमरे में आग अभी भड़की नहीं थी। कुछ गोरीले उधर का दरवाज़ा खोलकर दंदनाते हुए अंदर आ रहे थे। इधर मरजाना ने फायरिंग की तो दो चार गिरे, बाकी वहां से पलट कर भागे। बिल्बा ने मरने वालों की स्टेन गन और कारतूस की पेटियां समेट ली, फिर मरजाना के साथ पिछले दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने लगा। उधर भी गोरीले पहुंच गई। दूसरी तरफ से फायरिंग होने लगी। मरजाना और बिल्बा कभी अंदर जाते ताकि फायरिंग की जद से महफूज रहें। ऐसे में जिमी फाउंडर चीखा था, फायरिंग ना करो, उन्हें इस कॉटेज से निकलने दो वरना वो जल मरेंगे। फायरिंग बंद हो गई। गोरीले छट गए। उनके लिए रास्ता साफ हो गया। शोलों में लिपटे हुए कॉटेज के पीछे 25 गज के फासले पर एक और कॉटेज था। वो उधर जाने लगे। दूर फैले हुए गोरीले फाइटर नजर आ रहे थे। वह मुसल्ला थे लेकिन फायरिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि मरजाना और बिल्बा के पास भी हथियार थे। जिमी फाउंडर चीख चीख कर कह रहा था, कोई फायर ना करे, दूर हो जाओ, मुंतशिर हो जाओ। फिर वो मरजाना से कहता था, मिस मरजाना, ये सरासर हमाकत है। तुम जख्मी को लेकर कहीं नहीं जा सकोगी। तुम्हारे जराए महदूद हैं। तुम्हारे साथी यहाँ से जा चुकी हैं। तुम हमारे रहमो करम पर हो। हथियार फेंक दो, हमारी बात मान लो। उसके चीखने चिल्लाने तक वह बिल्बा को सहारा देते हुए दूसरे कॉटेज में पहुंच गई। इस दौरान रसवंती जिमी फाउंडर के दिमाग तक पहुंच गई थी। उस वक्त वह सोच रहा था, मरजाना को सही सलामत ना सही अपाहिज बनाकर इसराइल पहुंचा दे, कम अज कम टांगों पर फायरिंग की जाए और उसे फरार होने के काबिल ना छोड़ा जाए। रसवंती उसके दिमाग में रहकर उसकी सोच में कह रही थी, मरजाना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना उसे तो एक गोली लगेगी, उसके बाद जाने टेलीपैथी की कितनी गोलियां उसके बड़ों को चाट जाएंगी। इसीलिए वह मोहतात था। सिर्फ चीखता चिल्लाता रह गया।
ये तमाम वाक़यात उस वक्त पेश है जब मैं बेरोत में मसरूफ़ रहा। जब मैं मरजाना के पास पहुंचा तो वो दूसरे कॉटेज में बिल्बा के साथ पहुंच गई थी। वो इतनी देर में थक गया था, उसके कितने ही जख्मों से खून रिसने लगा। एक जगह फर्श पर गिर पड़ा। मरजाना ने उसे बिस्तर पर लेटे रहने के लिए कहा और खुद स्टेन गन संभाले खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर दिया। जब कभी बाहर से जिमी फाउंडर कुछ कहता तो वह जवाबन कहती, मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर फराम करो, मैं बिल्बा को यहाँ से ले जाऊंगी। कोई मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा तो मैं यहाँ मर जाऊंगी, लेकिन हमें इसराइल पहुंचाए जाने का ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। रसवंती ने मरजाना को समझा दिया था, मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं रह सकती। तैयारी को सही सलामत वादी काफ तक ले जाना और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना मेरी और सोनिया की जिम्मेदारी है। तुम इंतज़ार करो। हम फरहाद और आला बीबी से मशवरा करने के बाद तुम्हें बताएंगे कि इस सिलसिले में क्या करना है। फिलहाल मैं जा रही हूँ। रसवंती चली गई और अब इतनी देर के बाद मैं मरजाना के पास आया। मुझे उसने महसूस करते ही पूछा, क्या तुम्हारा तैयार वादी काफ पहुंच चुका है? अभी नहीं, मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई हूँ। तुम कुछ देर और इंतज़ार करो, मैं इसराइली हुकाम से बात करके अभी आती हूँ। मैं असफंदियार के दिमाग में पहुंच गया। उसने मुझे महसूस करते ही पूछा, कौन फरहाद? नहीं, रसवंती। ओह, तुम हो? वाह, बहुत खूब। तुमने हमारी दोस्ती का यही सिला दिया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें तिलवैब में वापस आ गई थी, लेकिन तुम बहाना करके वहां चली गई। ये बताओ, क्या हमारी जात से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा था? मैं बहस करने नहीं आई हूँ, साबित करने आई हूँ कि अब भी दोस्त हूं और दोस्ती का सबूत दे सकती हूँ। उसने फौरन चौंक कर पूछा, वो कैसे? कहाल तंजीम के सरबराह और दूसरे यहूदी काबरीन को फौरन इतला दें कि वह तुम्हारी बातें सुन सकें, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी। उसने फौरन ही तमाम मुतलका हुक्काम और अफसरान को हदायत दी। 10 मिनट के अंदर सभी ट्रांसमीटर और टीवी स्क्रीन के सामने बैठ गए ताकि उन जराए से असफंदियार को देखते रहें और जो कुछ वह कहता रहे उसे सुनते रहें। जो अफसरान या आला हुक्काम बीमार थे, किसी वजह से आ नहीं सकते थे, वो ट्रांसमीटर के जरिए हमारी बातें सुनने लगे। मैंने रसवंती की हैसियत से कहा, मुझे अफसोस है, मैं फरहाद बनकर आपसे बोलती रही और आप लोगों को धोखा देती रही, लेकिन मुझे कहाल तंजीम के सरबराह ने अपनी एक हमाकत से बदजन कर दिया था। जब मुझे और पारस को रेड पावर के आदमी अगवा करके तैयारी में ले जाना चाहते थे और मेरे बेटे को रिवॉल्वर का निशाना बनाया जा रहा था, तो कहाल तंजीम के सरबराह ने कहा, एक बच्चे की कुर्बानी देकर हम उन मुजरिमों को फरार होने से रोक सकते थे, और ये बात एक माँ के दिल को लगी थी। बहरहाल मैं ये बहस करने नहीं आई, सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, अगर इसराइली हुकाम मसलियत के तहत मेरे एक बच्चे की कुर्बानी दे सकती हैं तो मैं भी अपने यहूदी दोस्तों को वक्ती तौर पर धोखा दे सकती हूँ, और मैंने धोखा दिया है। अब यहाँ से वादी काफ पहुँच रही हूँ। एक ऑफिसर ने कहा, मादाम, मदाखलत की मुआफ़ी चाहता हूँ, आपका धोखा वक्ती नहीं है, आप वादी काफ पहुँचने वाली हैं, जहाँ हम तो क्या दुनिया का कोई भी शख्स आपकी मर्जी के बगैर नहीं पहुँच सकेगा। मैं यही कहने आई हूँ, मेरी मर्जी के मुताबिक सिर्फ आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। ये सुनते ही सब सीधे होकर बैठ गए, कुछ खुश नजर आने लगे। सभी संजीदगी से और पूरी तवज्जो से स्क्रीन पर असफंदियार को देख रहे थे, जिसके जरिए मेरी बातें सुनी जा रही थी। मैंने फिर रसवंती की हैसियत से कहा, अभी मुझे मरजाना के जरिए पता चला है कि जिमी फाउंडर उसे और बिल्बा को जबरन इसराइल पहुंचाना चाहता है। आप उन दोनों को इसराइल लाकर क्या करेंगे? क्या उन्हें कैदी बनाकर रख सकेंगे? क्या इससे पहले आला बीबी और फरहाद को कैदी बनाकर रखने में कामयाब रहे? सिर्फ एक सोनिया ने तनहा कितने हंगामे किए, किस तरह आप लोगों की नींदें हराम कर दी, ये आप अभी नहीं भूले होंगे। लिहाजा आप तो बिल्बा और मरजाना को यरगमाल बनाए रखने की बात दिमाग से निकाल दें। वो सभी कहने लगे, हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। असफंदियार ने भी कहा, हम कभी उन्हें यरगमाल बनाना नहीं चाहते। तुम जहाँ कहोगी हम उन्हें पहुँचा देंगे। सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि आप भी अपने खास आदमियों को वहाँ ज़रूर पहुँचाएं। कहाँ? कितने ही अफसरान ने बैक जुबान पूछा। मैं चाहती हूँ आप मरजाना और बिल्बा को एक हेलीकॉप्टर के जरिए वादी काफ पहुँचा दें। क्या वाकई? वादी में मेरी और टाटर गलबा की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता। मैं टाटर गलबा से ये कहने वाली हूँ कि एक इसराइली हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा, उसे उतरने की इजाज़त दें, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? उसमें आपका कोई सीक्रेट एजेंट या गुरीला फाइटर नहीं होगा। आपकी हुकूमत के ऐसे नुमाइंदे हो सकते हैं जो आइंदा हमारी दोस्ती को मुस्तहकम रखने के सिलसिले में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू कर सकें। असफंदियार ने कहा, मादाम रसवंती, वाकई आप दोस्ती का सबूत दे रही हैं। हम ज़रूर ऐसे अफराद को भेजेंगे जिनसे आपको या टाटर गलबा को कोई शिकायत नहीं होगी। एक बात याद रखें, आपके सिर्फ 5 अफराद को वादी काफ में आने की इजाज़त मिलेगी, इसलिए हेलीकॉप्टर में इससे ज़्यादा ना हो। हमें मंजूर है, 5 अफराद से ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने टेलीपैथी के जरिए तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। कितने ममालिक और कितने ही तंजीमों के अफराद इस वक्त वादी काफ के अतराफ घेरा डाल रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, दोस्ताना भी और दुश्मनाना भी, ताकि किसी तरह वादी काफ में दाखिल हो सकें। अगर उनमें आपके आदमी हुए तो फिर हमारी दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। हम यकीन दिलाते हैं, आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। वादी काफ के अतराफ हमारा एक आदमी भी नहीं होगा। अगर कोई यहूदी पकड़ा गया तो यकीन करें वो सुपर मास्टर या मास्क मैन की चाल हो सकती है। कोई ऐसी बात हो तो पहले हमें सफाई का मौका दें। अगर शराइत की खिलाफ वर्जी हो जाए तो आप जो फैसला चाहें करें। तो फिर जिमी फाउंडर से अभी कह दें कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए मरजाना और बिल्बा को यहाँ ले आए। हम अभी जिमी फाउंडर को हुक्म देते हैं।
उसी वक्त सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर ने जिमी फाउंडर से रब्ता कायम करना शुरू किया। जब रब्ता कायम हो गया तो मैंने उनकी बात सुनी, फिर मरजाना के पास पहुंच गया। उसने पूछा, क्या इसराइली हुक्काम से गुफ्तगू हो गई? हाँ, मामला तय हो गए हैं। मैंने उनके सामने दोस्ती का चारा डाला है। वो अभी तुम्हें और बिल्बा को हेलीकॉप्टर के जरिए इसराइल पहुंचाएंगे। वो गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगी ताकि इसराइल पहुंचकर उनकी कैदी बन जाऊं? मरजाना, तहम्मुल से बात सुनो, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। इस वक्त तैयारे में सोनिया मेरे पास बैठी हुई है। उसका भी यही मशवरा है, काश मैं सोनिया की आवाज़ तुम तक पहुंचा सकती, फिर तुम्हें यकीन आता। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? वह सोचने लगी। मैंने कहा, फ़र्ज़ करो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, फिर क्या करोगी? कब तक इसी कॉटेज में कैद रहोगी और जिम्मी के आदमियों को धमकियां देती रहोगी? यहाँ से कहीं जाने का कोई जरिया तुम्हारे पास नहीं है। आला बीबी से रब्ता कायम नहीं हो सकता। सिर्फ टेलीपैथी के जरिए मैं ही रब्ता कायम कर सकती हूँ। मेरी बात मान लो। अभी हेलीकॉप्टर आने वाला है, तुम तेल अबैब जाओ। वहाँ से 5 इसराइली इस हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। उन 5 आदमियों के साथ तुम बिल्बा को लेकर वादी काफ पहुँच जाओगी। इससे ज़्यादा आसान रास्ता कोई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि बिल्बा को मजीद नुकसान पहुँचे। तुम देख रही हो उसके जिस्म के कितने हिस्सों से खून जारी है। वो अपनी जमा मर्दी और बेपनाह कुव्वत के बायस जख्मों को बर्दाश्त कर रहा है। अगर तुम उसे ज़रा भी चाहती हो तो मेरी बात मान लो। जो कहती हूँ फ़ौरन उस पर अमल करो। तुम क्या कहती हो, मैं क्या करूँ? दरवाज़ा खोलो और जिमी फाउंडर के सामने हथियार फेंक दो। उससे कहो बिल्बा की फ़ौरन मरहम पट्टी कराए। मैं खुद हथियार नहीं फेंकूंगी, तुम्हारा हवाला दूंगी। उससे कहूंगी तुमने मुझे मशवरा दिया है और उसके यहूदी हुक्काम भी यही चाहते हैं। तुम्हें कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जिमी फाउंडर को अब तक उसके हुक्काम ने हदायत दे दी होंगी। तुम बाहर तो जाओ। वो वहां से उठ गई, दरवाज़ा खोलकर बाहर गई। बरामदे में उसे देखते ही तमाम गोरीला फाइटर मुस्ताद हो गए, अपने अपने हथियार संभालने लगे। जिमी फाउंडर ने कहा, खबरदार कोई हथियार न उठाए, सब अपने अपने हथियार फेंक दो। उन्होंने हुक्म की तामील की, अपने हथियार बरामदे की तरफ फेंकने लगे। मरजाना यही चाहती थी कि उसकी सुबकी ना हो, पहले उसे हथियार ना फेंकना पड़े। जब उसने देखा कि दुश्मन ऐसा कर रहे हैं तो उसने भी अपने हथियार को फेंकते हुए कहा, मिस्टर जिमी, फौरन ही बिल्बा की मरहम पट्टी कराओ। इसके बाद दोस्ताना फिजा कायम हो गई। थोड़ी देर में बिल्बा के जख्मों की सफाई होने लगी। हेलीकॉप्टर वहां पहुंचने ही वाला था। मैंने मरजाना से कहा, मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। अभी तैयारे में मौजूद रहना जरूरी है। ये कहते ही मैं तैयारे में पहुंच गया। पायलट स्पीकर के जरिए ऐलान कर रहा था कि वो वादी काफ की फिजाओं में परवाज कर रहे हैं और अब थोड़ी देर में वहां के रनवे पर उतरने वाले हैं। रसवंती उस वक्त टार्टर गलबा के दिमाग में पहुंची हुई थी और उसे बता रही थी, चांदनी रात में उन्हें जो तैयारा नजर आ रहा है वही रनवे पर उतरने वाला है। उसे उतरने की इजाज़त दी जाए। रनवे के दोनों तरफ तमाम मशाल बरदार लोग खड़े रहें। इस तरह पायलट को दरमियानी रनवे नजर आता रहेगा और वह आसानी से उतर जाएगा। मैं रसवंती की हैसियत से कभी स्टीवर्ड आनंद से और कभी पायलट से कुछ न कुछ कहता जा रहा था। पायलट के जरिए देखता भी जा रहा था। नीचे बहुत दूर सैकड़ों मशालें नजर आ रही थी। उनके दरमियान दूर तक एक रास्ता दिखाई दे रहा था। त्यारा पहले उस रास्ते के तरफ जरा बुलंदी पर प्रवास करता रहा, फिर उसी रनवे पर उतरने लगा। सब लोगों ने सेफ्टी बेल्ट बांध लिए थे। कच्चे रनवे पर त्यारे का उतरना खतरे से खाली नहीं था। कोई भी हादसा पेश आ सकता था। लेकिन 10 मिनट के बाद वह त्यारा बखैरियत उतर गया। कुछ देर तक भागता रहा, फिर एक जगह ठहर गया। सबने इत्मीनान की सांस ली। दूसरी तरफ पायलट मेरी मर्जी के मुताबिक कह रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, खुदा का शुक्र है हम बखैरियत वादी काफ पहुंच गए। अब तैयारी को पूरी तरह चेक किया जाएगा। उसके बाद हम दोबारा प्रवास करेंगे और आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाएंगे। मैं अपने इंजीनियर से और फर्स्ट ऑफिसर से दरख्वास्त करता हूं कि वो तैयारी को पूरी तरह चेक करने के सिलसिले में अपना काम शुरू कर दें ताकि जल्द से जल्द यहां से रवाना हो सकें। पायलट कैबिन के दोनों दरवाजे खुल गए। एक दरवाज़ा वो जो मुसाफिरों की तरफ तैयारी के अंदरूनी हिस्से में खुलता था, दूसरा वो जो बाहर की तरफ खोला जाता था। वहाँ एक खुदगार जीना था। रसवंती और सोनिया दोनों बच्चों को उठाए हुए उस जीने से उतरने लगी। टार्टर गलबा ने दोनों को देखते ही अपना सर झुका लिया, फिर कहा, मैं इस कबीले का सरबरा टार्टर गलबा हूँ। तुम दोनों से सूरत आशना नहीं हूँ। तुम में से कौन रसवंती और कौन अना मीरिया? वो दोनों अपना तारुफ कराने लगी। वहाँ 3 पालकियाँ रखी हुई थी। एक पालकी में टार्टर गलबा बैठ कर आया था, बाकी 2 रसवंती और सोनिया के लिए लाई गई थी। टार्टर गलबा ने कहा, तुम दोनों बच्चों को लेकर आराम से पालकी में बैठ जाओ। मैं अपने महल में पहुंचने के बाद तुमसे गुफ्तगू करूंगा। अभी तुम दोनों बहुत थकी हुई हो, आराम की भी ज़रूरत है। सोनिया ने कहा, मैं पालकी में नहीं जाऊंगी, मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। गलबा ने कहा, हम और हमारे कबीले के लोग पैदा होने के बाद जब चलने के काबिल होते हैं तो अपने पैरों पर ही चलते रहते हैं, कभी किसी सवारी के मोहताज नहीं रहते, लेकिन मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलते। तुम दोनों पहली बार यहाँ आई हो, हम तुम्हें पैदल नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, सोनिया इसकी बात मान जाओ, इसे मेज़बानी का शरफ हासिल करने दो। वो दोनों एक एक बच्चे को लेकर अलग अलग पालकी में बैठ गईं। एक पालकी को 4 आदमी उठाकर ले जाते थे। उसी वक्त उनकी सवारी वहां से रवाना हुई। मैंने रसवंती से कहा, सोनिया के दिमाग में पहुंचो, मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वह पहुंच गई। मैं उन्हें बताने लगा कि इसराइली हुकाम से क्या मामला तय पाए हैं। इस तरह मरजाना और बिल्बा सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे।
सोनिया ने पूछा, क्या वाकई यहाँ टाटर गलबा का कोई महल भी है? इस पहाड़ी इलाके में मुझे ऐसी कोई इमारत नजर नहीं आती है। इन्होंने पत्थरों और लकड़ियों से एक बहुत बड़ा घर बनाया है, उसी को महल कहा जाता है। तुम वहां पहुंचने के बाद खुद को सोनिया की हैसियत से जाहिर कर देना। उसे इस बात पर आमादा करना कि वो इसराइली हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त दे। यूं भी वो इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका बेटा बिल्बा उसी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने वाला है। उन्हें तमाम अहम बातें समझाने के बाद मैं आला बीबी के पास पहुंच गया। उसने कहा, फरहाद, मैं मानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हो, लेकिन चंद सेकंड के लिए आ सकते हो, ताकि अगर कोई बात हो, कोई अहम तब्दीली हो तो तुम्हें मालूम हो सके। क्या कोई अहम बात है? हाँ, जब दुनिया की अहम खुफिया तंजीमें वादी के अतराफ घेरा डाल रही हैं तो हम क्यों पीछे रहे? क्या बाबा साहब के इदारे से कुछ लोग उधर जाना चाहते हैं? हमने एक ज़बरदस्त टीम तैयार किया और वादी काफ के अतराफ पड़ाव डालने वाले हैं। वादी काफ के अतराफ क्यों? तुम लोगों को टाटर गलबा दिल से खुश आमदीद कहेगा, ये तो हम जानते हैं। कोहे काफ में हमें जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन बाबा साहब के इदारे से बहुत ही बासलाहियत जासूस रवाना किए जा रहे हैं। वो कोहे काफ के आसपास जंगलों और पहाड़ों में रहेंगे और दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखेंगे। उनके तमाम इक़दामात के मुतल्लिक हमें अहम इतलात पहुंचाते रहेंगे। ये अच्छी तदबीर है। वैसे दो मुख्तलिफ टीमें तैयार करो। एक टीम के अफराद वादी काफ के अतराफ फैले रहें, दूसरी टीम टाटर गलबा के पास जाए। वहाँ इसराइली हुकूमत की तरफ से 5 अहम अफराद मरजाना और बिल्बा के साथ पहुंच रहे हैं। तुम्हारी टीम के अफराद उन पर कड़ी नज़र रखेंगे। उस टीम के अफराद कम अज़ कम 25 होंगे, ताकि ये गलबा के पास पहुंचने के बाद इस कबीले में फैल जाएं। वहाँ के एक एक फ़र्द से गुफ्तगू करते रहें, उनके हालात मालूम करते रहें। ऐसा ना हो कि दूसरे ममालिक के सीक्रेट एजेंट या दूसरी तंजीमों के अफराद इन लोगों में पहले ही घुल मिल चुके हों, या उनके भेस में कबीले के बाशिंदे बनकर वहाँ रहने लगें। इन बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत सोच समझकर ऐसे अफराद का इंतखाब करो जो हमारे इस मकसद को पूरा कर सकें। मैं आला बीबी के साथ ये प्रोग्राम तय करने के बाद सबाता के पास पहुंच गया। वो नेपाल के एक बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट हाउस में थी। उसकी खिदमत के लिए बहुत सी खादमाएं रखी गई थी। अगरचे दुनिया के नक्शे में वादी काफ के इलाके थे, लेकिन कोई तस्लीम शुदा ममलिकत नहीं थी। ताहम यह ममलिकत जल्द ही तस्लीम की जाने वाली थी। इससे पहले ही सबाता को वहाँ की शहजादी तस्लीम करके उसकी शायान शान मेज़बानी की जा रही थी। पहले मैं चुपचाप उसकी सोच पढ़ता रहा, मालूम करता रहा वहाँ उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। पता चला खटमंडू एयरपोर्ट पर एक त्यारा खड़ा हुआ है। वो इस त्यारे में अभी दिल्ली जाने वाली है। उनके प्रोग्राम के मुताबिक दिल्ली में एयर इंडिया का एक त्यारा पहले ही सबाता के लिए मखसूस कर दिया गया है, ताकि वहाँ के कुछ अफसरान उसे लेकर वादी काफ जा सकें। इस सिलसिले में रसवंती से रब्ता कायम होने का इंतजार किया जा रहा है। सबाता गेस्ट हाउस से निकलकर बाहर खड़ी हुई एक बहुत खूबसूरत और कीमती कार में जाकर बैठने लगी। आसपास मुसल्ला फौजी अलर्ट हो गए थे। खादमाएं उसके अतराफ चल रही थीं। उसने एक के लिए दरवाज़ा खोला था और वो पिछली सीट पर बैठ गई थी। जब गाड़ी वहाँ से रवाना हुई तो उसके आगे पीछे भी मुसल्ला मुहाफिजों की गाड़ियाँ जा रही थी, बिल्कुल शाहाना अंदाज में। मैंने उसे मुखातिब किया, सबाता, मैं रसवंती बोल रही हूँ। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है, हम तुम्हारे बाप के पास पहुँच गए हैं। वो खुश होकर बोली, खुदा का लाख लाख शुक्र है, इतने सख्त पहरों के बावजूद तुम बच्चों के साथ वहाँ पहुँच गई हो। क्या बाबा को मालूम है कि ऐना मीरा के रूप में सोनिया है? अभी सोनिया ने इंकशाफ किया है। तुम्हारे बाबा तो सोनिया के गर्विदा हो गए हैं, बस उसी से बातें किए जा रही हैं। हम सब उसे पसंद करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इलाके में तुमने बच्चों के साथ पनाह ली है। सोनिया जैसी चालाक और दिलेर औरत वहाँ पहुँच गई है। इंशाल्लाह एक दिन फरहाद भी पहुँच जाएंगे। मैं भी आने ही वाली हूँ। तुम्हारे आने के सिलसिले में भारतीय हुक्काम से कुछ मामला तय करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास बैठे हुए अफसर से राब्ता कायम कर रही हूँ। अगली सीट पर वही ऑफिसर रामा राव बैठा हुआ था, जिसके दिमाग को मैं कई बार पढ़ चुका था। जब मैंने उसे मुखातिब किया तो वो फौरन ही सीधी तरह सीट पर बैठकर बोला, श्रीमती रसवंती देवी, नमस्ते। हम बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही हैं। आप ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर सकती हैं कि हम मिस सबाता के साथ कितनी इज्जत और एहतराम से पेश आ रही हैं। उनके शायान शान मेज़बानी के फ़राइज़ अदा कर रही हैं। मैं मालूम कर चुकी हूँ। अब आपके हुक्काम से राब्ता कायम करना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट। उसने डैशबोर्ड के एक बटन को दबाया। वहाँ एक बड़ा सा खाना खुलता चला गया। एक ट्रांसमीटर अंदरूनी हिस्से से सामने आने लगा। वो कार भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर के लिए मखसूस थी। इसमें जदीद किस्म के आलात नस्ब किए गए थे, ताकि सफ़र के दौरान इस गाड़ी में बैठकर एक ऑफिसर मुख्तलिफ मुतल्लिका अफसरान से राब्ता कायम कर सके और बैरूनी हमले के दौरान अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके। जब वो राब्ता कायम करने लगा और दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी तो मैं दूसरी तरफ पहुँच गया। ऑफिसर रामा राव फौजी दस्तूर के मुताबिक अपने से बड़े अफसरान से राब्ता कायम कर रहा था। वो बराह रास्त आला अफसरों से राब्ता कायम नहीं कर सकता था। उसके बड़े अफसरान उन हुक्काम से राब्ता कायम कर सकते थे। बहरहाल वो एक के बाद दूसरे से और दूसरे के बाद तीसरे से राब्ता कायम करते जा रहे थे और इस बात की मंजूरी ले रहे थे कि आला हुक्काम को रसवंती देवी की मौजूदगी की इतला देकर फ़ौरन उनसे बात करने पर आमादा किया जाए। अव्वल तो उन्हें आमादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो रसवंती से राब्ता कायम करने, किसी न किसी तरह उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए एक टांग पर खड़े हुए थे। जब वो यके बाद दीगरे राब्ता कायम करते हुए वजारत खारजा के सेक्रेटरी तक पहुँचे तो मैंने सेक्रेटरी को मुखातिब करते हुए कहा, इस कदर एहतमाम की और एहतियात की ज़रूरत नहीं है, मैं पहुँच गई हूँ।
अपने दिमाग में सोच की लहरों को महसूस करती वजारत खारजा का सेक्रेटरी फौरन ही चौकन्ना हो गया। फिर कहने लगा, देवी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी आमद पर जिस कदर खुशी हो रही है उसका इजहार नहीं कर सकते। इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं दिमाग में रहकर सच्ची और झूठी खुशियों में फ़र्क महसूस कर सकती हूँ। बेशक भगवान ने आपको ऐसा इल्म दिया है कि आप अंतर्ज्ञानी बन गई हैं, अंदर की बातें मालूम कर लेती हैं। मैं ये कहने आई हूँ कि सबाता को वहाँ से ले जाने वाला त्यारा अनकरा तक जाएगा, फिर उसे हेलीकॉप्टर में वादी काफ तक पहुँचाया जाएगा। वादी काफ में त्यारे को उतरने की गुंजाइश नहीं। देवी जी, आपका हुक्म सारा आंखों पर, लेकिन अभी तो आपका तैयारा वहाँ उतर चुका होगा। उतर भी चुका है और वो यहाँ से रवाना भी हो चुका है, लेकिन वो रनवे आर्जी था, उसे ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा किसी दूसरे त्यारे के लिए गुंजाइश नहीं है। मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल किया जाए। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर वादी काफ में आएगा। आप जैसा कहती हैं हम वैसा ही करेंगे। उस हेलीकॉप्टर में सबाता और पायलट के अलावा तुम्हारे सिर्फ 5 आदमी होंगे। वो पांचों ना तो फौजी होंगे, ना गोरीला फाइटर होंगे, ना सीक्रेट एजेंट होंगे, ना ही इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे सियासतदान हो सकते हैं, वजीर हो सकती हैं। याद है बहुत पहले मैंने और फरहाद ने एक अलहदा मुमलिकत कायम करने का ख्वाब देखा था। वो ख्वाब तुम सबकी नज़रों में मज़का खेज था, लेकिन अब उसकी ताबीर सामने आ रही है। वादी काफ में हमारी मुमलिकत कायम होने वाली है, लिहाजा हमसे दोस्ती कायम करने और आइंदा खुशगवार ताल्लुकात कायम रखने के सिलसिले में आपके सिर्फ 5 बड़े आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छी बात है, हम सिर्फ 5 आदमियों को यहाँ से रवाना करेंगे और कोई हुक्म। जब यहाँ से आपके आदमी रवाना होंगे तो मैं उनके दिमागों में पहुंचकर मालूम करूंगी कि वो अपने दिमागों में साजिशी मंसूबा लेकर तो नहीं आ रहे हैं। जब इत्मीनान हो जाएगा तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दूंगी, वरना वो हमारी मुमलिकत में नहीं आ सकेंगे। मैंने तमाम मामला तय करने के बाद सबाता को उनके मुतल्लिक तफसील से बताया। वो उस वक्त तक एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वो औरत भी अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ थी, जो खटमंडू में फर्जी रसवंती का रोल अदा कर चुकी थी। वह सबाता के साथ वादी काफ जा रही थी। मैंने कहाल तंजीम के सरबरा रीमोंडील के पास पहुंचकर पूछा कि आपने उन 5 अफराद का इंतखाब कर लिया है जो मरजाना और बिलबा के साथ वादी काफ जाएंगे? जी हाँ मादाम, हमने इंतखाब कर लिया है। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई जाए, मैं उनके दिमागों को टटोलना चाहता हूँ। बेशक आप अपना इत्मीनान कर लें कि हम ये नहीं जानते कि हमारे आदमियों के दिमागों में कोई भी ढकी छुपी साजिश होगी तो वह टेलीपैथी के जरिए छुपी नहीं रह सकेगी। रीमोंडील के हुक्म पर उन 5 अफराद की आवाज़ें सुनाई गई। मैं उनके दिमागों में पहुंचता गया और उन्हें अच्छी तरह टटोलता रहा, मुतमईन भी होता रहा। दरअसल इंसान अंदर मैला होता है, ऊपर अपने मैल को छुपाए और उजला रहने का हुनर खूब जानता है। अगर सारी दुनिया के लोग एक दूसरे के दिलों में झांक कर, दिमागों में झांक कर एक दूसरे की ढकी छुपी बातों को मालूम कर लें, उनके ऐबों को, उनके राजों को, उनके जुराइम को, उनकी मक्कारियों को समझते रहें, तो फिर इस दुनिया में कोई जुर्म, कोई मक्कारी न रहे। सब नेक पारसा और दोस्त बन जाएं। यही वजह थी कि इस बार यहूदियों के जो 5 अफराद मुंतखब किए गए थे वो किसी तरह की साजिश करना नहीं जानते थे। उनके दिमागों में सिर्फ एक बात थी कि अपनी मुमलिकत और हुकूमत के हक में मादाम रसवंती और टार्टर गलबा की ज़्यादा से ज़्यादा हमायत हासिल की जाए, दोस्ती को ज़्यादा से ज़्यादा पायदार बनाया जाए, दोस्ती का भरम रखने के लिए कभी कोई साजिश ना की जाए। मेरी दास्तान में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला था। वादी काफ में ऐसे लोग दाखिल होने वाले थे जिनकी हुकूमतों और तंजीमों के सरबराह झूठ, फरेब और मक्कारियों में अपना जवाब नहीं रखते थे। दुनिया के चप्पे चप्पे पर हुकूमत करने के लिए सियासी कलाबाजियां खाते थे, साजिशों के जाल बिछाते थे, लेकिन वो टेलीपैथी के दरवाजे से गुजर कर कोहे काफ में पहुंचते ही तमाम झूठ, फरेब, मक्कारियां और सियासी कलाबाजियां भूलने वाले थे और मासूम फरिश्तों की तरह वादी काफ के सरबराह टार्टर गलबा और ख्याल ख्वानी की मलका रसवंती से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने वाले थे। सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया में फरिश्ता सिफ्त इंसानों की ऐसी मुमलिकत कायम हो सकती है जहां कोई साजिश ना हो, कोई सियासत ना हो, इक़्तिदार की हवस ना हो और एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए हथियारों का बाजार गर्म करने वाली साजिशें भी ना हो? इसका जवाब जल्द ही इस दास्तान में इस शर्त के साथ मिल सकता है कि वाकई इसराइल के और भारत के वो सियासतदान बिल्कुल मासूम हों और कोई हेरा फेरी ना जानते हों। हो सकता है आगे चलकर सुपर मास्टर और मास्कमैन और ब्लैक शैडो वगैरह भी अपने अपने 5-5 आदमियों को रवाना करें। आइंदा उनके 5 आदमियों के लिए भी गुंजाइश थी, क्योंकि वादी काफ को एक आज़ाद मुमलिकत बनाना था, फरहाद और रसवंती की मुमलिकत। लिहाजा उन तमाम लोगों से राब्ता कायम करना और सफारती ताल्लुकात की इब्तदा करना लाजमी था। मैंने कहाल तंजीम के सरबराह से कहा, मैंने इन 5 के दिमागों को अच्छी तरह टटोल लिया है और मुतमईन हो गई हूँ, लिहाजा इन्हें वादी में भेजा जा सकता है। वो 5 मेरी टेलीपैथी से गुजरने के बाद बदले नहीं जा सकते थे। ऐसा मुमकिन नहीं था कि किसी का मेकअप किया जाता, जाली पासपोर्ट बनाया जाता और उन 5 में से किसी की जगह कोई जासूस भेजा जा सकता। मेरी टेलीपैथी में किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। एक बार दिमाग को टटोल लेने के बाद वादी काफ में दाखिल होने वाले की असलियत शुरू से आखिर तक मालूम हो जाती। पासपोर्ट, तस्वीरें और दूसरे ज़रूरी कागजात दुनिया के तमाम ममालिक में दाखिल होने के लिए लाजमी होती हैं, क्योंकि हम जिस मुल्क में आते हैं उस मुल्क की हुकूमत हमारे किरदार, हमारे चाल चलन की ज़मानत देती है, हमारी सेहत का सर्टिफिकेट देती है कि हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो दूसरे ममालिक में जाने के बाद वहाँ वालों को लग सके। मैं सोनिया के पास पहुँच गया।
रसवंती को पता चला तो वो भी सोनिया के दिमाग में आ गई। मैं उन्हें बाहर के ममालिक के हालात बताने लगा, खसूसन यहूदियों और भारतीयों के मुतल्लिक, जो 5-5 की तादाद में वहां पहुंचने वाले थे। अभी भारत से आने वाले उन 5 नुमाइंदों के दिमागों को टटोलना रह गया था। ये मैं बाद में कर सकता था। सोनिया ने कहा, पता नहीं मुझे यहाँ कितने अरसे तक रहना पड़े, यूं भी रसवंती और बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती जब तक उनके मुतल्लिक पूरा यकीन हो जाए कि यहाँ ये बाहिफाजत रहेंगे और कोई नई मुसीबत हम पर नाजिल नहीं होगी। तुम्हें अभी नामालूम मुद्दत तक यहाँ रहना है। फिर क्यों ना मैं अपनी असल शक्ल में आ जाऊं, हल्की सी प्लास्टिक सर्जरी है। हमें इतनी सी बात के लिए डॉक्टर शेफर्ड को तकलीफ नहीं देना चाहिए। बाबा साहब के इदारे से कोई मामूली सर्जरी का माहिर मुझे मेरे असली रूप में ला सकता है। मैं अभी आला बीबी से कहता हूँ, उनके तकरीबन 25 आदमी वादी काफ में पहुंचने वाले हैं। उनमें एक वो माहिर भी होगा जो तुम्हारे चेहरे से प्लास्टिक सर्जरी के मेकअप को ख़त्म कर देगा। रसवंती ने पूछा, जब भारत के और इसराइल के 5-5 नुमाइंदे यहाँ रहे हैं तो उनकी रिहाइश के लिए और उनसे मुज़ाकरात के लिए कोई जगह होनी चाहिए। मैं टार्टर गलबा से ये कहना चाहता था, तुम कह सकती हो कि फ़िलहाल पत्थरों और लकड़ियों से एक बड़ा सा हॉल बनाया जाए जहाँ बैठकर उनसे गुफ्तगू की जा सके और उनकी रिहाइश के लिए छोटे छोटे कॉटेज तामीर हो जाएं तो बेहतर है। कॉटेजों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के लिए भी गुंजाइश रखनी होगी। रसवंती ने कहा, फरहाद पारस की तबीयत संभल गई है, फिर भी उसे डॉक्टरों की तवज्जो चाहिए। क्या यहाँ डॉक्टर नहीं आ सकते? सोनिया ने कहा, वादी काफ में जड़ी बूटियों से इलाज होता है। मौजूदा दौर में हम सब डॉक्टरों और अंग्रेजी दवाओं के मोहताज हो गए हैं। पारस के लिए दवाओं और डॉक्टरों का इंतजाम होना चाहिए। मैं इसका भी इंतजाम करूंगा। अभी जा रहा हूँ, यहाँ रात के 11 बजने वाले हैं। रसवंती, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए सबाता, आला बीबी और मरजाना वगैरह की खैरियत मालूम करती रहना। मेरी ज़रूरत हो तो किसी वक्त भी बुला लेना। मैंने आला बीबी के पास पहुंचकर कहा, हमारी जो टीम वादी काफ में टाटर गलबा के पास पहुंचने वाली है, उनकी तादाद 25 से बढ़ाकर 50 कर दो। उनमें डॉक्टर, नर्सें, इंजीनियर और दूसरे अहम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद होने चाहिए। दवाएं ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाएं। आइंदा जो ममालिक अपने मखसूस नुमाइंदे भेजेंगे, उनके साथ ये शर्त आयद की जाएगी कि वो टाटर गलबा के कबीले के लिए ज़रूरी दवाएं, तिब्बी आलात और मुख्तलिफ बीमारियों से ताल्लुक़ रखने वाला अहम सामान फराहम करें। ये शराइत मुनासिब होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, उनमें से किसी से भी हथियार तलब न करना, वरना हथियार सप्लाई करने के लिए ज़खीरा लाएंगे तो अपने साथ भी कुछ छुपा कर लाएंगे। क्रिस्टोफर मिकी नंबर 2 के जरिए तुर्की के शुमाल मशरिक में जदीद हथियारों का ज़खीरा पहुंचने वाला है। जब वहां पहुंच जाएगा तो मैं अपने आदमियों को इतला दूंगा। वो छापा मारकर उन हथियारों को हासिल करेंगे और अपने हेलीकॉप्टर के जरिए वादी काफ में पहुंचा देंगे। उनसे बातें करने के बाद मैं मरजाना के पास पहुंच गया। यही भाग दौड़ लगी हुई थी। कभी सोनिया और कभी रसवंती, कभी आला बीबी, कभी सबाता, कभी मरजाना और बिलबा के पास हाजिर होता रहता और कभी खुद अपनी जगह मौजूद रहना पड़ता। आज रात रसवंती दोनों पारस को लेकर काफ पहुंची थी। आज की रात बहुत अहम थी। अगर आज मेरी प्लानिंग में ज़रा भी खामी रह जाती तो आइंदा हमारे लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। सूरत हाल ये थी कि वादी काफ एक शतरंज की बिसात बनी हुई थी। बिसात पर एक तरफ हमारे मोहरे थे और दूसरी तरफ दुश्मनों के मोहरे अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे थे। सुबह तक मैं मसलियत पसंदी से काम ना लेता, उनके नुमाइंदों को आने की इजाज़त ना देता तो पता नहीं क्या क़यामत आने वाली थी। मैं कुछ सियासत से और कुछ टेलीपैथी के रोब और दबदबे से काम निकालते रहना चाहता था। मरजाना और बिलबा हेलीकॉप्टर के जरिए तिलबैब पहुंच गए थे। उसने कहा, मैं खैरियत से हूँ। इन लोगों का रवैया निहायत ही दोस्ताना है, इतना दोस्ताना कि हमारे कदमों में बेचे जा रहे हैं। तो मुझे पहले वाली रसवंती समझ रही थी, इसलिए मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी। इन यहूदियों के पास आना नहीं चाहती थी। अब देख लो, मेरी बातों पर यकीन आ गया। तुम दुरुस्त कह रही थी, ये मुझे और बिलबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझसे बहुत असरार कर रहे थे कि मैं उन्हें मेज़बानी का मौका दूं और एक रात के लिए ठहर जाऊं। सुबह हमें रवाना किया जाएगा, लेकिन मैंने माजरत चाही। बिलबा को फ़ौरन वादी काफ पहुंचाना चाहती हूँ। बिलबा के जख्म बचपन ही से जड़ी बूटियों के जरिए भरते आए हैं, लिहाजा जल्द से जल्द वहां पहुंचना ज़रूरी है। उन लोगों ने तुमसे इत्तफाक किया होगा, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द वादी में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें इस बात का अंदेशा होगा कि रसवंती कहीं अपना इरादा न बदल दे, किसी वजह से उन्हें काफ में आने से ना रोक दे। अचानक मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैं दिमागी तौर पर क्रिस्टोफर मिकी की ख्वाबगाह में हाजिर हो गया। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी। दबीज पर्दे पड़े हुए थे। बाहर से कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए मैं गुमसुम बैठा इतनी देर तक ख्याल ख्वानी करता रहा। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो मिकी स्पीकिंग। लैला सानी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मिस्टर पाकिस्तानी मिकी, क्या हाल है तुम्हारा? उस कमबख्त ने मुझे पाकिस्तानी मिकी कहा था। इस फ़ोन को मेरे दुश्मन भी सुनते होंगे, या फिर असली क्रिस्टोफर मिकी जो ब्लैक शेडो था, उसने मेरे पीछे अपने जासूस लगाए होंगे ताकि मेरी सरगर्मियों पर नज़र रखे। जो लोग पुरस्कार ज़िंदगी गुजारते हैं वो अपने खास आदमियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी फ़ोन कॉलें भी सुनी जाती हों। लैला सानी की बात सुनते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। मैंने सोचा उसे ऐसी हमाकत से रोकूं, लेकिन वो अपनी दानिस्त में हमाकत नहीं कर रही थी। उसके ज़हन में ये बात चुभ रही थी कि मैं फरहाद अली तैमूर हूँ, एक ईज़ल हार्डी दूसरे ईज़ल हार्डी का, एक क्रिस्टोफर मिकी दूसरे क्रिस्टोफर मिकी का हमशक्ल नहीं हो सकता। लिहाजा वो ऐसी हमाकत करेगी।
फ़ोन पर मुझे पाकिस्तानी मिकी कहेगी जिससे मुझे नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो, तो फरहाद कभी ये नहीं चाहेगा। फिर वो मजबूर होकर उसके दिमाग में आएगा और उसे ऐसी हमाकतों से बाज रहने की नसीहतें करेगा। मेरे सोचने के दौरान लैला ने पूछा, क्या बात है, तुम कहाँ गुम हो? क्या रिसीवर रखने का इरादा है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तुमने मुझे पाकिस्तानी मिकी कहा, दूसरी बार क्रिस्टोफर मिकी ऑफ होनोलुलु, फिर तीसरी बार क्रिस्टोफर मिकी ऑफ चीचू की मलियाँ कहकर मुखातिब करोगी। तुम्हारे दिमाग में ये बात किसने भर दिया कि क्रिस्टोफर मिकी एक नहीं दर्जनों हैं, लिहाजा तुम अभी दर्जनों नाम लोगी। वो कुछ और कहना चाहती थी। मैंने कहा, फजूल बातें करोगी तो रिसीवर रख दूंगा। किसी काम से मुखातिब किया है तो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तुम सुनो। जिस आदमी गोल्डमैन को तुम ब्लैकमेल करने वाले थे वो मेरा शिकार है। तुम मेरे रास्ते में आओगे तो इस बार कोई चादर वाली भी तुम्हें बचाने नहीं आएगी। वह मेरा राज फाश करने पर तुली हुई थी। ये बात उसके दिमाग में घुस गई थी कि फरहाद अली तैमूर उसे इन हरकतों से बाज रखने के लिए दिमाग में आने पर मजबूर हो जाएगा। सातवां गोल्डमैन, गोल्डन रैकेट का सातवां डॉक्टर विलियम ब्रोक था। वो बेरौत पहुंच गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही लैला सानी उस डॉक्टर तक पहुंच गई। वो अपने साथ नशावर अद्वियात का जखीरा लेकर आया था। खुद तो न लाया होगा, लेकिन उसके गुर्गे ऐसा कर रहे होंगे। उसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा होगा। मैं उसे ब्लैकमेल करने वाला था। मैंने कहा, मिस सारा आइजिक, तुम बहुत ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करती हो। वो सातवां गोल्ड मैन ना तो मेरे हाथ आएगा ना तुम्हारे, क्योंकि हमारी बातें फ़ोन के ज़रिए यहाँ के इंटेलिजेंस वाले सुन सकते हैं। अगर ज़रा भी अकल है तो आइंदा फ़ोन पर गुफ्तगू ना करना। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे फ़ोन पर बातें करूँ? तुम्हारा इश्क क्या हुआ? इश्क के अंदाज में दिन रात फ़ोन कर सकती हो और इश्क में दूरी मार डालती है। लिहाजा फ़ोन की क्या ज़रूरत है? मैं दरवाजे खुले रखता हूँ। तुम्हारी राहों में आंखें बिछाऊंगा, चली आओ मेरे पास। उसने एक झटके से रिसीवर रख दिया। उसका इलाज यही था। ऐसी बातें करती वो यूं भागती थी जैसे लाहौल पड़ने से शैतान भागता है। मैं उसके दिमाग को कुरीदने लगा। उसने सेवन गोल्डमैन से किस तरह राब्ता कायम किया है पता चला। सातवां गोल्डमैन हमारी मालूमात के मुताबिक किसी बड़े होटल में नहीं बल्कि एक रेस्ट हाउस में काम कर रहा था। सारा आइजिक की हैसियत से उसने अपने सफारत खाने वालों और इंटेलिजेंस के आदमियों से काम लिया था। उनके जरिए मालूम किया था कि शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बेरोत में बैरूनी ममालिक से आने वालों ने कहाँ कहाँ काम किया है। होटल में पेइंग गेस्ट की हैसियत से या रेस्ट हाउस में। पता चल गया कि रेस्ट हाउस में एक बहुत ही मशहूर शख्सियत आई हुई है। वो एक डॉक्टर है और इंटरनेशनल एंटी नार्कोटिक सोसाइटी का बहुत बड़ा ओहदेदार भी। सारा आइजिक ने अपने सफारत खाने वालों से और इंटेलिजेंस के आदमियों से कह दिया कि उनमें से कोई उसके मतलब का आदमी नहीं है। जिस गोल्डमैन के मुतल्लिक मालूम हुआ था वो शायद आज नहीं पहुंच सका। उन लोगों को मुतमईन करने के बाद उसने लैला सानी की हैसियत से उस सातवें गोल्डमैन से फ़ोन के जरिए रब्ता कायम किया। फिर कहा, डॉक्टर विलियम ब्रोक, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज के बाद आखिरी सांस तक मुझे भुला नहीं पाओगे। मुझे लैला सानी कहते हैं। दूसरी तरफ से पूछा गया, कौन लैला सानी? तुम क्या बकवास कर रही हो? इस बकवास को पूरे इसराइल में नागहानी बला कहते हैं। मैं तुम्हारे पास भी नागहानी पहुंची हूँ। तुम्हारे पीछे जो नशावर दवाओं का एक बहुत बड़ा जखीरा यहाँ पहुंचा है वो सप्लाई नहीं होने पाएगा। डॉक्टर ने कहा, यह नाम मेरा कुछ सुना हुआ है। बहरहाल मैं अपने ज़ाती इंसाइक्लोपीडिया में यह नाम तलाश करूंगा। उस ज़ाती इंसाइक्लोपीडिया में दुनिया के तमाम मुजरिमों, तमाम सिंडिकेट के लोगों, खतरनाक तंजीमों और जासूसों से मुतल्लिक बहुत मालूमात हैं। अगर तुम्हारा नाम उसमें हुआ तो मैं तुम्हारी बदतमीजी का ज़रूर जवाब दूंगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम किस अंदाज में जवाब देते हो। जवाब का इंतज़ार आध घंटे तक करूंगी। इसके बाद जो कर गुजरूंगी वह तुम्हारे ख्वाबों ख्याल में भी ना होगा। ये कहने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। मैंने उसकी सोच में पूछा, आध घंटा गुजर चुका है। अब मैं उससे सातवें गोल्डमैन के साथ ऐसी हरकत करूंगी कि वो ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोच सकता होगा। वो ज़रा परेशान होकर जवाबन सोचने लगी, मैंने तो महज धमकी दी थी। इरादा था क्रिस्टोफर मिक्की के पास जाऊंगी और उसके मुत्तल्लिक मजीद मालूमात हासिल करूंगी। फिर उन तफसीलात के मुताबिक उसे ज़हनी उलझनों में मुब्तला करूंगी। यकीनन वो धौंस में आ जाएगा कि उसका मौजूदा ज़खीरा इस शहर में सप्लाई हो सकेगा या नहीं। मैंने उसके दिमाग से उसके होटल का नंबर मालूम किया, फिर अपना रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। होटल के टेलीफोन एक्सचेंज ने उसके एक कमरे से रब्ता कायम करा दिया। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, अ मैन फ्रॉम गोल्ड मैन। लैला ने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? बेबी अनजान ना बनो, मैं गोल्ड मैन का वो खास आदमी हूँ जो तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब तुम सुकून से यहाँ नहीं रह सकोगी। क्या नादान बच्ची समझकर मुझे धमकियाँ दे रहे हो? नहीं लैला सानी, तुम नादान बच्ची कैसे हो सकती हो? मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो अपना असली नाम सुनकर चौंक गई। फिर वह संभल कर बोली, कौन लैला सानी? किससे बातें कर रहे हो? मैं सारा आइजिक हूँ। मैंने हल्का सा कहका लगाया, फिर उसी तरह भराई हुई आवाज़ में कहा, हमारे गोल्ड मैन ने ज़ाती इंसाइक्लोपीडिया में तुम्हारा नाम और पता मालूम कर लिया है। तुम दोहरी जिंदगी गुजार रही हो। अगर मैं तुम्हारी हुकूमत के सामने यह साबित कर दूं कि तुम पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो, तुम्हारा नाम लैला सानी है और तुम एक यहूदी औरत की गोद में परवरिश पाती रही हो, तो इस हैरत अंगेज इंकशाफ के बाद तुम्हारा क्या असर होगा ये तुम खुद ही सोच लो। तुम सरासर बकवास कर रहे हो। ना मैं लैला सानी हूं, ना ही तुम यह साबित कर सकते हो।
मैं वो सारा आइजिक हूँ जो बचपन से हुकूमत की सरपरस्ती में परवान चढ़ती रही। तुम मेरे खिलाफ क्या सबूत फराम करोगे जब मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं? और ना ही मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ कभी कोई कदम उठाती हूँ। मैं अपने मुल्क की वफादार हूँ। और मैंने उसकी बात काट कर कहा, जो ज्यादा बोलता है वो अपना पोल खोलता है, कम बोला करो, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। तुमने सुबह होने तक वो तमाम सबूत वापस नहीं किए जो गोल्डमैन के खिलाफ हैं, तो सुबह के बाद तुम अपनी हुकूमत के सामने सारा आइजिक नहीं बल्कि एक मुजरिमा लैला सानी की हैसियत से पेश की जाओगी। मैंने रिसीवर रख दिया और उसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वह हेलो हेलो कहती हुई क्रैडल पर हाथ मार रही थी। फिर उसने रिसीवर को पटक दिया। सोचने लगी, ये कौन है? इस शख्स को कैसे मालूम हुआ कि मैं लैला सानी हूँ? ये राज तो कोई नहीं जानता। तिल बैब में सिर्फ हबीब अल खैरी जानती है। हाँ, याद आया, फरहाद अली तैमूर को भी मालूम है और कोई नहीं जानता। ये गोल्डमैन कैसे जानता है? ये इसकी ज़ाती इंसाइक्लोपीडिया क्या चीज़ है? क्या वाकई इसने ऐसी इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जिसमें मुजरिमों के गहरे राज छुपे हुए हैं? फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि मेरा राज गोल्डमैन को कैसे मालूम हुआ? मैंने उसकी अपनी सोच में कहा, हम बड़ी खुशफहमी में मुब्तला रहती हैं, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाती है जो किसी ब्लैकमेलर के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। हो सकता है लैला सानी की हैसियत से बारहा रोल प्ले करते वक्त कोई ऐसी गलती हो गई हो जो दुश्मन की नज़र में आ गई हो, और वो गलती सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर ली गई हो। अब वो रिकॉर्ड शायद गोल्डमैन के पास है, तभी वो इतने यकीन से धमकी दे रहा है। वो उलझन में पड़ गई थी। इस दौरान मैंने टेलीफोन के जरिए अपने एक मातियत को हुक्म दिया कि मेरे लिए हल्का सा खाना ले आए। मैं बंगले में तनहा हूँ, इसलिए वो भी तनहा है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं करूंगा। रिसीवर रखने के बाद फिर लैला के दिमाग में पहुंचा। इस वक्त वो सोच रही थी, जिस शख्स को मेरा असली नाम मालूम हो सकता है वो यकीनन सुबह होने तक मुझे किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर सकता है जिसके मुतल्लिक मैं अभी सोच भी नहीं सकती। पहले तो मुझे यही मसला हल करना है कि उसे मेरा असली नाम कैसे मालूम हुआ। वो बड़ी जिद्दी थी। किसी से शिकस्त तस्लीम करना, किसी के सामने झुकना उसकी फितरत के खिलाफ था। वो सोचने लगी, सुबह होने से पहले मैं सातवें गोल्डमैन को या तो अगवा करूंगी या हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसके बड़े खतरनाक इरादे थे। सातवें गोल्डमैन को भी जिंदा रखना था ताकि उसके जरिए मजीद मालूमात हासिल की जा सकें। चूंकि मैं वादी काफ के सिलसिले में उलझा हुआ था, इसलिए सातवें गोल्डमैन की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन वो शिकार मेरे ही था। कब तक मुझसे बच सकता था? मैंने वक्ती तौर पर ढील दे रखी थी। ये भी नहीं चाहता था कि वो लैला सानी के हाथों मारा जाए। उस वक्त वो सोच रही थी, उस पाकिस्तानी मिकी के ज़राए बहुत वसी हैं। मैं यहाँ अजनबी हूँ। उसके ज़रिए बहुत से काम निकाल सकती हूँ। उसके ज़रिए सातवें गोल्डमैन को भी अगवा कर सकती हूँ। उसे मुजाहिदों के हवाले कर सकती हूँ, वहीं उससे बहुत कुछ उगलवा सकती हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर क्रिस्टोफर मिकी के ज़रिए फ़लस्तीनियों तक उस सातवें गोल्डमैन को पहुँचाऊंगी तो सब मुझसे पूछेंगे कि सारा इज़्ज़िक एक यहूदी लड़की है। मुजाहिदों पर क्यों एतमाद कर रही है? किस रिश्ते से, किस जज्बे से एतमाद कर रही है? वह एक गहरी सांस लेकर अपने तौर पर सोचने लगी, अगर वो क्रिस्टोफर मिकी वाकई पाकिस्तानी साबित हुआ और मैंने ये देखा कि मुजाहिदीन भी उस पर एतमाद करते हैं, तो मैं अपने आप को लैला सानी की हैसियत से जाहिर कर दूंगी। मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे मेरी मुस्कुराहट हवा हो गई। वो सोच रही थी, मुझे होटल में नहीं रहना चाहिए। सातवें गोल्डमैन के आदमी मेरी निगरानी कर रहे होंगे। वो मुझे नुकसान पहुंचाने के मुतल्लिक भी सोच सकती हैं। लिहाजा मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलकर पाकिस्तानी मिक्की के पास पहुंचना चाहिए। मैं आज की रात उसके बंगले में गुजारूंगी। यह सुनते ही मेरी खोपड़ी चकरा गई। अगरचे वह बेहद हसीन थी, उसकी कुर्बत से ख्याल ख्वानी की थकन दूर हो जाती और माहौल बदल जाता। लेकिन अचानक खज़ां में बहार आ गई हो, लेकिन वो बहार बहुत महंगी पड़ती। बंगले में रात को रहने का मतलब ये होता कि वो मेरे सोने का इंतजार करती और क्रिस्टोफर मिकी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम दस्तावेजात और अहम चीज़ें चुरा कर ले जाने की कोशिश करती। मैंने उसके दिमाग में सोच पैदा की, वो पाकिस्तानी मिकी शायद मुझे अपने घर में घुसने भी ना दे, क्योंकि मैं उसके बेडरूम का मुकफ्फल दरवाज़ा खोलकर चोरों की तरह अंदर गई। फिर उसे रिवॉल्वर की जद में लेकर उसके आयरन सेफ से तमाम दस्तावेजात ले जाने की कोशिश की। मैंने उसे बाथरूम में बंद किया था। वो मुझे अपने घर के आसपास भी देखना गवारा नहीं करेगा। वो पहले ही कह चुका है कि मुझसे बाहर मुलाकात कर सकता है, लेकिन घर में नहीं। वो इस सोच के साथ ही कहने लगी, कैसे घर में आने नहीं देगा? वो तो मेरे कदमों में आंखें बिछाएगा। जब पहली नज़र में ही इतना फ्री हो रहा था, अपने इश्क का इजहार ही नहीं शादी की भी पेशकश कर रहा था, तो मुझे कैसे घर में नहीं आने देगा? मैं अभी उसके घर में घुस कर दिखाऊंगी। वो अपना सामान समेट कर अटैची में रखने लगी, वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी और मैं सोच रहा था इस बला को किस तरह रोकूं। मैंने उसकी सोच में कहा, अभी मेरा यहाँ से निकलना बहुत बड़ी गलती होगी। हो सकता है सातवें गोल्डमैन के आदमी मेरी ताक में हो, मुझे फरार होने का मौका ना दें। मैं पाकिस्तानी मिकी के यहाँ जाऊंगी तो वो भी दुश्मनों की नज़रों में आ जाएगा। उसकी अपनी सोच ने कहा, अगर वह दुश्मनों की नज़रों में आएगा तो उसे बचने के हज़ारों तरीके आती हैं, उसके बेशुमार ज़राए हैं। उसके साथ रहकर मैं भी अपनी हिफाजत कर सकूंगी, वरना तनहा कहीं नहीं जा सकती। इस अजनबी शहर में कहाँ जाऊँ? यहाँ मुजाहिदीन कहाँ छुपे रहते हैं? फिर वो मुझ पर क्यों एतमाद करेंगे? मैं कैसे उन्हें एतमाद में लूँगी? इसके लिए भी मुझे पाकिस्तानी मिक्की का ताउन दरकार है।
मैं तरह तरह से उसकी सोच, उसके इरादे को बदलना चाहता था और वो उनके जवाबात दलाइल से पेश कर रही थी, यानी हर सूरत में आने के लिए पर तोल रही थी। अब अटैची में सामान भी बंद हो चुका था। वो उसे उठाकर कमरे से निकलना ही चाहती थी। यकबयक फ़ोन की घंटी बजने लगी। वह दरवाजे के पास रुक गई, पलटकर फ़ोन की तरफ देखा, फिर वापस आकर अटैची को कालीन पर रखते ही रिसीवर को उठा लिया। इसके बाद बोली, हेलो, ये कमरा नंबर 32 है। दूसरी तरफ से एक नौसवानी आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रही थी, इस कमरे में बोलने वाली का कोई नाम तो होगा जिसकी आवाज़ मैं रिसीवर पर सुन रही हूँ? लैला ने पूछा, और मुझे फ़ोन करने वाली का भी कोई नाम होगा? दूसरी तरफ से खनकती हुई हंसी सुनाई दी। फिर वो बोली, पहले मैं ही अपना नाम बताई देती हूँ। मेरा पहला नाम गूंगी, दूसरा नाम चादर, तीसरा नाम डबल खंजर है। कुछ याद आया? तुम मुझसे कब और कहाँ मिल चुकी हो? ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है? इधर फ़ोन पर गुफ्तगू हो रही थी और मैं चौंक कर सोच रहा था, ये तो हदीका की निशानियां हैं। गूंगी, चादर और डबल खंजर। क्या हदीका बोलने लगी है? मैंने फ़ौरन ही उस बोलने वाली के दिमाग में छलांग लगाई। दूसरे ही लम्हे वापस अपनी जगह हाजिर हो गया। उस बोलने वाली तक ना पहुंच सका, क्योंकि एक तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी, दूसरी तरफ बाहर दरवाजे पर कोई कॉल बेल का बटन दबा रहा था, तीसरी तरफ रसवंती ने मुखातिब करना शुरू कर दिया था।